सो इसलिए उसको देख लें, थोड़ा बहुत अभी से देखना शुरू कर दें। मजरुल हक साहब ने आयशा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक अलग किताब पूरी लिखी हुई है, कोई 150-200 पेजेस की। वो ग्रीन कलर की बुक है, तो उसको वो देख लें आप। उसामा कॉन्फेडरेशन जो है ना, उसके अंदर जो कॉन्फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके पास पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके पास सिर्फ 3 पावर्स होती हैं, जिसके अंदर डिफेंस होता है, फॉरेन अफेयर्स होता है और फाइनेंस होता है। बाकी सारी की सारी जो पावर्स हैं वो कॉन्फेडरेटिंग यूनिट्स के पास होती है, जबकि फेडरेशन के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो काफी ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। रादर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो प्रोविंसेस की निस्बत ज्यादा पावर होती है, तो ये जो है वो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। जी उस्मान, बिल्कुल उन्होंने डिटेल में लिखा है। जी किरण, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, यूके का भी काफी इंपॉर्टेंट है। इदरीस साहब 12 लेक्चर्स होंगे, आज 7th है। हमजा, मुझे समझ नहीं आई, आपने स्क्रीन शेयर की है, क्या किया है? ये एक सेकंड, उसामा या जिस किसी ने भी स्क्रीन शेयर की हुई है, इसको जरा एक सेकंड हटाएं। मैं अपना चेक कर लूं कि मैं स्क्रीन शेयर करने के काबिल हूं या नहीं। ओके, थैंक यू। नहीं जी, वो आज फिर नहीं स्क्रीन शेयर हो रही। एडमिन प्लीज इसको जरा देखिएगा, ये क्या इशू है। अच्छा जी बच्चों, पढ़ना शुरू करें जी, ये कोई और क्वेश्चन है? जी हमजा, मैं उसको डिटेल के अंदर देख लूं, आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज ये है कि आपके जो ये जो जितने लेजिस्लेचर्स हैं उनका मैंने एक रेडी रेकनर बनाया है अभी इस वीकेंड के ऊपर, क्योंकि वो क्लास हमारी कोई नहीं थी। मैंने कहा आपके लिए थोड़ा मैं हेल्प आउट कर दूं आपको चीजें। तो तो उसके अंदर जो है ये आपने मोहम्मद यासीन मुझे मैसेज कर दी है, और आप काफी फ्रैंक मुझे लगते हैं नोवा की एडमिन से। अच्छा, तो इसके बाद जो है इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा जी, तो ये है कि वो मैंने एक रेडी लेक्चर बनाया आपको क्लास के बाद, जब वो मैं भेज दूंगा, जिसके अंदर वो आपको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी वो लेजिस्लेचर है ना उनकी सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पाकिस्तान की भी, सेनेट की, नेशनल असेंबली की, राज्यसभा की, लोकसभा की, और जो रशियन जो फेडरेशन काउंसिल है और जो दुमा है, और टर्की की जो है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली, ईरान की, तो उन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके ओके, जी मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं एमसीक्यूज भी जो है वो क्लास के बाद सेंड कर दूंगा। जी, 2 के 2000 के करीब पड़े हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सो जरा मुझे वो ग्रुप के अंदर जरा आप लोग प्लीज दोबारा सेंड कर दें, वो जो मैंने शेयर किया हुआ था ना, लॉ मेकिंग इन यूके एंड यूएसए, वो जरा प्लीज ग्रुप के अंदर भेज दें।
अस्सलाम वालेकुम सर, असद बात कर रहा हूँ नवाला हॉल से। जी जी असद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर इशू क्या आ रहा है वो बताइएगा काइंडली। अब सर वो जहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है ना, वो उसको जब भी मैं क्लिक करता हूँ वो स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन नहीं उसमें आती। बुक मार्क शेयर हो जाते हैं, दूसरी चीजें हो जाती है, स्क्रीन शेयर की ऑप्शन जो वो पहले दिन तो आ रही थी उसके बाद नहीं आई आज तक से। नहीं सर, मैंने आपको नंबर पे कॉल करके ना वो ट्राई कर दिया। ओके ओके। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने करना है, अच्छा अब आप बाकी लोग, आज के टॉपिक दो है नायाब। उसमें एक चीज तो ये है कि लॉ मेकिंग इन यूके एंड यूएसए हमने करना है, एंड सेकेंडली चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। तो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो चूंकि सबसे ज्यादा रिफाइंड यूके और यूएसए के अंदर है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है कि आपको समझ आ जाए कि लॉ मेकिंग जो है वो लेजिस्लेचर काम कैसे करती है। जितनी भी लेजिस्लेचर्स हैं दुनिया के अंदर, उनका काम करने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये दो किस तरह से बनती हैं और क्यों बनती हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये पूरे का पूरा हाउस के अगर जिम्मा लगा दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली को कहा जाए कि वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर लॉ मेकिंग करें, तो सारे के सारे हाउस को अगर कहा जाए कि इसके ऊपर करें, और 342 का हाउस है और सब लोगों को जो है वो उसके ऊपर जो वो लगा दिया जाए, तो 342 के करीब लोग जो है वो उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे। ठीक है। और उससे क्या होगा कि शायद जो वो एक सेशन के अंदर जो पूरा का पूरा हाउस है वो तीन चार जो है वो लॉज ही बना सके। तो अमेरिका के अंदर तो ये होता है कि एक महीने के अंदर ना कोई 10,000 के करीब उनके पास प्रपोजल आ रहे होते हैं लॉ मेकिंग के। तो इस लिहाज से उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि पूरे के पूरे हाउस को एंगेज कर सके। तो फिर क्या किया जाता है कि हाउस के अंदर जो वो कमेटीज बना दी जाती है। कमेटी से मुराद एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर 5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की कमेटी बना देंगे, तो वो कमेटी जो वो अपना काम अलग करती रहेगी। ठीक है। और जब हाउस का इजलास होगा, जब उसके ऊपर वोटिंग होनी होगी या जब उसके ऊपर बहस करवानी होगी सारे हाउस के, अब ये भी नहीं हो सकता कि सारे के सारा काम कमेटी कर ले और हाउस को इनकॉप उसकी ओपिनियन को इनकॉपरेट ही नहीं किया जाए। होता ये है कि जो स्पेड वर्क है, जो बुनियादी काम है, वो सारे के सारा कमेटीज करती हैं। और कमेटीज अपना काम मुकम्मल करने के बाद जो वो जो लॉ का जो ड्राफ्ट होता है, उसको हाउस के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर देती है। उस प्रेजेंटेशन के बाद जो है वो हाउस जो उसको डिस्कस करता है, और डिटेल में डिस्कशन होती है उसके ऊपर, सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुने जाते हैं। और फिर जो है वो अगर उसके अंदर कोई चीज अमेंड करनी हो, अगर वो लोगों की वोटिंग के थ्रू होता है कि अगर कोई हाउस अमेंडमेंट प्रपोज कर रहा है, तो वो उसके ऊपर वोटिंग करवा ली जाती है, और वोटिंग के बाद जो वो अमेंडमेंट उसके अंदर इनकॉपरेट कर ली जाती है। तो इस तरीके से जो है वो लॉ मेकिंग हो रही होती है। ठीक है। सो कमेटीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अंदर जो है वो अब लेट सपोज के कोई एग्रीकल्चर के हवाले से लॉ बनना है, तो सारे का सारा हाउस जो है वो, अब उसके अंदर जो अर्बन एरियाज के एमएनएज है उनको तो कोई उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होती इन कंपैरिजन टू दोज एमएनएज हु आर हेलिंग फ्रॉम रूरल एरियाज। तो वो फिर उन एमएनएज को के हवाले से वो काम कर दिया जाता है। फिर अगर आपका लेट सपोज के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कराची सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है। तो कराची के एमएनएस को या कराची के सेनेटर्स को उसके अंदर इनकॉपरेट किया जाएगा। फिर अगर कोई अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई लॉ मेकिंग करनी है, तो उसके अंदर लॉयर्स को इनकॉपरेट किया जा सकता है। कोई किसी दूसरे कंट्री के हवाले से इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जब लॉ मेकिंग करनी है, तो वो लोग जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर वेल वर्स्ड हैं, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये वो, तो इस तरह से कमेटीज की फॉर्मुलेशन की जा रही होती है। और कमेटीज जो है वो ज्यादा काम लॉ मेकिंग का वो कर रहे होते हैं,
और कर रही होती हैं, और इससे ये जो है कि जो काम उससे स्पीड अप बहुत ज्यादा हो जाता है, क्वालिटी भी इंश्योर होती है और क्वांटिटी भी इंश्योर होती है, ज्यादा ज्यादा लॉस जो वो बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो वो कमेटीज का जो वो पर्पज होता है। सो अब आ जाए आप लोग स्लाइड्स के ऊपर, तो हम लोग जो वो काम शुरू करते हैं। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि ड्यूरिंग लेक्चर अगर किसी को इशू हो रहा है तो वो ग्रुप के अंदर ही सवाल करे, ताकि हम उसका जो वो आंसर मुझे पता चल सके कि लोगों की क्वेरी क्या आ रही है। अच्छा जी, सो लॉ मेकिंग को हम ओवरऑल देखते हैं कि यूके के अंदर क्या होता है। सबसे पहला जो काम करते हैं ना, वो जो पार्लियामेंट्री काउंसिल होता है, लोग अपॉइंट किए होते हैं, पाकिस्तान के अंदर उसको ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल असेंबली के डिस्पोजल के ऊपर भी ड्राफ्ट्समैन बैठे हुए हैं, सेनेट के डिस्पोजल के ऊपर भी ड्राफ्ट्समैन बैठे हुए हैं, यूके के अंदर उनको काउंसिल बोल देते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, इन लोगों ने जो लॉ का ड्राफ्ट है ना, जो उसका वो जो लिखी हुई फॉर्म के अंदर वो तैयार करना होता है। ठीक है, आप देखें ना कि जब आपने लॉ बनाना है तो लॉ की लैंग्वेज एक अलग है और एक आम जर्नलिस्टिक राइटिंग जो वो अलग है। तो वो फिर वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिस्पोजल के ऊपर होते हैं दोनों हाउसेस के। तो यूके के अंदर उनको काउंसिल बोलते हैं, वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं और ड्राफ्ट को जो है वो फिर बिल बोला जाता है। और जब ड्राफ्ट का अप्रूवल आ जाता है, क्या होगा भाई इसको, एक सेकंड जी, क्या मसला आ रहा है। नहीं ये जो एक सेकंड जी, लॉ मेकिंग इन यूके मेरे पास जो है वो जी 21वीं 22वीं सही कह रहे हैं आप जी, ये वही स्लाइड नंबर होगा। लॉ मेकिंग इन यूके से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो वो बिल जो है, बिल से एक्ट बनने का अमल, जो जब लॉ पास हो जाता है तो उसको एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बिल से एक्ट बनने का जो अमल जो यूके के अंदर है वो 5 स्टेप्स के ऊपर है, उसकी 5 स्टेजेस है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज उसकी कौन सी, कि फर्स्ट रीडिंग, के बिल हाउस के अंदर जब प्रपोज किया जाता है और उसको जब वो पढ़ के सुना दिया जाता है। ठीक है, सिंपल उसकी वो जो ड्राफ्ट आता है ना, उसको पढ़ के सुना दिया जाता है, और फिर जो स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं वो उसको जो हाउस की जो रेलेवेंट कमेटी है उसके अंदर भेज देते हैं। उसके बाद जो है सॉरी, फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो है वो सिर्फ नाम वगैरह पढ़ा जाता है, और सेकंड रीडिंग के अंदर जो है उसका पूरे का पूरा टेक्स्ट पढ़ा जाता है, और टेक्स्ट पढ़ने के बाद उसको रेलेवेंट कमेटी के ऊपर जो वो भेज दिया जाता है। रेलेवेंट कमेटी उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि वो बताते हैं कि जी कौन कौन सी अमेंडमेंट्स जो है वो इस ड्राफ्ट के अंदर लाई जा सकती है और क्यों लाई जा सकती हैं। वो एक रिपोर्ट की फॉर्म के अंदर वो हाउस को सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद जो है वो उसकी थर्ड रीडिंग की जाती है। अब थर्ड रीडिंग जो बड़ी डिटेल होती है, एक एक पॉइंट को जो वो डिस्कस किया जा रहा होता है, और हाउस उसके ऊपर वोटिंग कर रहा होता है। ठीक है, और जब हाउस ऑफ कॉमन से वो लॉ अप्रूव हो जाता है तो उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर भेज दिया जाता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी अपनी अप्रूवल दे दे। और अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी उसको अप्रूवल दे दे तो उसको फिर रॉयल असेंट के लिए भेज दिया जाता है। बादशाह सलामत जब उसके ऊपर साइन करते हैं, अब इन केस के हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो उससे मुतमिन नहीं है, तो वो या उसके अंदर वो अपनी अमेंडमेंट्स प्रपोज करना चाह रहा है, तो वो दोबारा उसको वो अपनी जो अमेंडमेंट्स के साथ उनकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवा देते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स को। अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो है वो अमेंडमेंट्स को माने या ना माने। और अगर वो मान ले तो वो मान के जो है वो रॉयल रॉयल असेंट के लिए भेज सकते हैं, और अगर ना माने तो भी रॉयल असेंट के लिए जो वो भेज सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो वो आपका ये लॉ जो वो बन रहा होता है। ठीक है, अब जो बिल है जो यूके के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसकी 3 मेजर टाइप्स होती हैं। ठीक है, पब्लिक बिल्स हैं, प्राइवेट बिल्स हैं, एंड प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं। ठीक है, तो ये उनकी प्रेजेंटेशन के हवाले से कि कौन उनको प्रेजेंट कर रहा है और उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज के ऊपर जो वो लॉ मेकिंग जो वो की जा रही है, तो उन बेसिस इन 2 बेसिस के ऊपर जो है वो बिल्स को कैटेगराइज किया जाता है। अब प्राइवेट बिल्स क्या है, सॉरी पब्लिक बिल क्या है, कि इट अफेक्ट्स पब्लिक एट लार्ज, कि कोई ऐसा कानून बनाया जा रहे हैं जैसे कि जी आपका करप्शन है, तो करप्शन को रोकने के लिए जो है वो आपका उसका इम्पैक्ट जो वो पब्लिक एट लार्ज सारी की सारी आवाम को जो वो होगा। ठीक है, और ये जो है ये जो पब्लिक बिल्स होते हैं दीज आर प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट, इनको कैबिनेट प्रिपेयर करती है, गवर्नमेंट जो वो इसको तैयार करती है, और उसके बाद जो है दीज आर पब्लिश इन ग्रीन पेपर्स। यूके के अंदर जो वो एक ट्रेडिशन ये है कि कोई भी लॉ बनाने से पहले जो उसको पब्लिश करके
तो अवाम में सर्कुलेट कर दिया जाता है। उसका पर्पस ये है कि मैसेज का जो है ओपिनियन जो है वो गेज हो जाए कि अवाम की इसके ऊपर ओपिनियन क्या है, ठीक है। तो ये काम जो है वो किया जा रहा होता है। अब व्हाइट पेपर भी इशू किया जाता है और ग्रीन पेपर भी इशू किया जाता है। जो पब्लिक बिल्स है वो ग्रीन पेपर के ऊपर आते हैं, जो मनी बिल्स हैं वो पिंक पेपर के ऊपर आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आपके व्हाइट पेपर के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। सो जो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो कोट की हुई है 2003 के अंदर क्रिमिनल जस्टिस एक्ट जो कि यूके के अंदर आया, तो वो एक पब्लिक बिल था कि देखे ना कि उसको इट वाज प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट और वो इट वाज गोइंग टू अफेक्ट द होल ऑफ द कंट्री। सो इसलिए जो है ये पब्लिक बिल है, उसके मुकाबले में प्राइवेट बिल है, ठीक है। वो जो है दीज आर प्रपोज बाय लोकल अथॉरिटी और लार्ज पब्लिक और कॉर्पोरेशन और लार्ज पब्लिक कंपनीज, उनकी तरफ से ये बिल आता है। अब इसका क्या होता है कि ये सिर्फ उन्हीं कॉर्पोरेशन को डील कर रहा होता है। अब लेट सपोज कि पाकिस्तान के अंदर इसकी एग्जांपल आपको समझाने के लिए क्या दी जा सकती है कि वापडा से रिलेटेड जो कोई बिल है तो वो प्राइवेट बिल होगा, बिकॉज वो पूरे के पूरे कंट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो वापडा के एम्प्लॉयज को अफेक्ट कर रहा होगा, या वापडा की जो पावर ट्रांसमिशन है उसके किसी मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रहा होगा, या वापडा की ओवरऑल जो अपने कस्टमर्स के साथ बिहेवियर है उसको डील कर रहा होगा। तो वो पब्लिक एट लार्ज को जो वो डायरेक्टली कोई उस तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये प्राइवेट बिल होता है। उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल्स है, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय बैक बेंचर्स। अब यूके के अंदर जो वो दो तरह के लॉ मेकर्स होते हैं, एक तो ये है कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं। अब कैबिनेट मेंबर्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे अगले बेंचेस के ऊपर बैठते हैं, ठीक है। जो जूनियर मेंबर्स होते हैं उनको बैक बेंचर्स इसलिए बोलते हैं कि उनकी सीटें जो वो पीछे रिजर्व की होती हैं, ठीक है। तो अब उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो भी जो वो कोई ना कोई अपना हिस्सा डाले, ठीक है। तो वो हिस्सा डालने का तरीका क्या होता है कि बाज़ दफा उनकी तरफ से भी कोई बिल आ जाता है। तो जब बैक बेंचर की तरफ से कोई बिल आ रहा हो तो उसको हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है दे आर प्रिपेयर्ड थ्रू बैलेटिंग, कि इनको बैलेटिंग के थ्रू जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि अगर किसी प्राइवेट मेंबर से कोई बिल आ रहा है तो सबसे पहले उसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी कि इसको प्रपोज भी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो हाउस जो है वो उसको अलाउ कर दे तो फिर जब उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है, वरना वो आते साथ ही जो वो रिजेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की जाती है, वही प्राइवेट मेंबर बिल्स जो लेके आ रहे हैं जो मेंबर साहब होते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जी हमें इनफ टाइम दिया जाए, हमें मुनासिब वक्त दिया जाए इसके ऊपर जो वो बात करने के लिए, इसको समझने के लिए, ठीक है जी। और इसकी जो एग्जांपल है वो 1964 का अबॉर्शन एक्ट है, ठीक है, जो यूके के अंदर बहुत मशहूर जमाना था। तो ये जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं कि बिल्स क्या होते हैं और बिल्स की टाइप किन बेसिस के ऊपर जो वो हो रही होती हैं। एक तो ये है कि उनको प्रेजेंट करने वाला कौन है, और नंबर टू के ऊपर जो है उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, किसको वो अफेक्ट करने जा रहे होंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज के अंदर जो है वो क्या हो रहा होता है, थर्ड रीडिंग के अंदर क्या हो रहा होता है। सबसे पहले तो यह है कि जो फर्स्ट रीडिंग है, मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि टाइटल एंड कंटेंट्स आर रेड आउट, ठीक है। वो सिर्फ उसको जो वो पढ़ा जा रहा होता है, उसका टाइटल बताया जाता है और बताया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सेकंड रीडिंग के अंदर क्या है कि डिटेल्ड रीडिंग होती है, ठीक है। एक एक उसके कंटेंट को पढ़ा जाता है, उसके ऊपर जो अगर हाउस वाले जो है वो कोई अमेंडमेंट प्रपोज करना चाह रहे हैं तो वो अमेंडमेंट भी प्रपोज कर दी जाती है, ठीक है। और फिर जो अमेंडमेंट के बाद जो वो वोटिंग हो जाती है कि अगर इसके ऊपर जो वो फर्दर बात हाउस करेगा या नहीं करेगा। तो अगर तो हाउस चाहे कि इसके ऊपर मजीद हाउस को खुद बात करनी चाहिए तो उसके ऊपर जो वो दोबारा उसके ऊपर रीडिंग हो जाती है, अदरवाइज जो फिर इसको कमेटी को भेज दिया जाता है, ठीक है। और विप सिस्टम यूज किया जाता है। विप सिस्टम से मुराद क्या है कि एक पार्टी विप उन्होंने रखा होता है, जैसे कि आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर वो ख्वाजा आसिफ साहब हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो वो सईद गनी साहब हो सकते हैं, या खुर्शीद शाह साहब हो सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं। विप से मुराद क्या है कि वो शख्स जिसने पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन रखना है हाउस के अंदर, वरना तो देखे ना कि पार्टी से हटके जूनियर मेंबर्स जो उनको शौक होता है तकरीर करने का और मौका नहीं मिल रहा होता तो वो अपनी अपनी जो वो सुनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो लॉ मेकिंग के अंदर जो पार्टी विप जो है
वो पॉइंट उन्होंने किया होता है यूके के अंदर के कंजर्वेटिव की तरफ से कौन से है और लेबर की तरफ से कौन है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना। और उससे ऑनवर्ड जो है ये जो बिल जो है वो कमेटी स्टेज जो हाउस की जो कमेटी होती है, जो रेलेवेंट कमेटी है, स्पीकर साहब उसको जो वो रेफर कर देते हैं। कमेटी जो बड़ी डिटेल्ड किस्म की डेलिब्रेशंस करती है, बड़ी उसके ऊपर जो है वो बहस व मुबासा होता है, अमेंडमेंट्स प्रपोज होती हैं, अमेंडमेंट्स रिजेक्ट होती हैं, नई अमेंडमेंट्स प्रपोज होती हैं, फिर उनके ऊपर जो वो बहस हो रही होती है। और उसके बाद जो है वो जब अमेंडमेंट्स फाइनलाइज हो जाती हैं तो उनको प्रपोज करके रिपोर्ट लगा के तो हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब वो क्या है कि वो रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि वो मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि जितनी भी अमेंडमेंट्स प्रपोज की जा रही होती है वो बता दी जाती है, साथ में उसके अंदर ये बता दिया जाता है कि ये अमेंडमेंट्स प्रपोज क्यों की जा रही है। ठीक है। और उसके बाद जब रिपोर्ट स्टेज के अंदर जब वो इसके ऊपर जो फिर दोबारा बहस होती है और थर्ड रीडिंग जब वो एक आखिरी मौका दिया जाता है हाउस को कि जी दोबारा अगर इसके ऊपर कोई शख्स बात करना चाहे तो कर ले, लेकिन उस वक्त तक आते आते जो है वो उसके ऊपर जितने पॉइंट्स प्रेजेंट करने होते हैं वो चूंकि एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, तो फिर इसके ऊपर फर्दर जो है वो यूजुअली बात नहीं होती और फिर जो है वो उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए भेज दिया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर दोबारा यही 5 स्टेप्स होते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर हुए हुए हैं। ठीक है। कि पहले आपके फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर आपकी कमेटी स्टेज होगी, फिर रिपोर्ट स्टेज होगी और फिर थर्ड रीडिंग होगी। और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपनी अमेंडमेंट्स या तो प्रपोज करके उसको हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर वापस भेज सकते हैं या फिर उसको अप्रूव करके तो क्राउन के असेंट के लिए, क्राउन के सिग्नेचर के लिए उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सो तो ये जो प्रोसीजर किया जा रहा होता है। ठीक है। यहाँ तक जो वो जिस किसी को समझ नहीं आया प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ये इधर व्हाट्सएप के अंदर ही पूछ लीजिए। जी कोई सवाल है तो प्लीज जरा बता दें वरना फिर हम लोग आगे चलें। ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्लीज अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें। अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे चला जाए जी। अच्छा अच्छा मैंने अभी देखा, ओके। पब्लिक बिल्स जो हैं उससे मुराद यासिन ये होती है कि पब्लिक बिल्स जो हैं वो शुरू किए जाते हैं, उसको कैबिनेट की तरफ से प्रपोज किया जाता है और इनका इफेक्ट जो है वो पब्लिक एट लार्ज जो है वो उसको हो रहा होता है, आवाम को ज्यादा उसका सारी की सारी जो मैसेज हैं उनको उसका इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये उसका जो है होता है पर्पस होता है। और प्राइवेट बिल्स जो है वो सिर्फ किसी एक खास कंपनी या किसी खास एक कॉर्पोरेशन से रिलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको प्राइवेट बिल्स कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल्स ये होते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर्स जो अदर देन कैबिनेट मेंबर्स जो प्रपोज कर रहे होते हैं। क्रिस्टीना वो टाइपो है, हाउस ऑफ लॉर्ड से जो वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर आता है, वो गलती से हो गया, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। जी आगे चलें जी। ये किसने स्क्रीन शेयर की हुई है? चलें ये अच्छा है जी, स्क्रीन शेयर हुई हुई है। ओके ओके। चलें नेक्स्ट आ जाए जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो कमेटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो कमेटीज हैं ये सारी की सारी चीज आर डिजाइन टू ओवरसी लेजिस्लेटिव वर्क। ठीक है। सो 10 to 50 मेंबर्स जो है दीज आर, एक सेकेंड, ये तो से मैं अनएबल टू सी, मैं उसको व्हाट्सएप पे पूरी खोलता
अच्छा जी, ये अगेन एक टाइपो है। ये जो सबसे पहले जो आपको हेडिंग दी हुई है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कमेटीज, इसको काइंडली हाउस ऑफ कॉमन्स कर लें। ये हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड की कमेटी नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड की कमेटीज जो वो नीचे दी हुई हैं उनको हम लोग अलग जो वो देखेंगे। ठीक है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड की कमेटी के सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी के अंदर क्या होता है कि ये जो है 10 to 50 मेंबर्स की सिलेक्ट कमेटी बनती है। ठीक है। तीन तरह की कमेटी होती है यूएस के अंदर, सॉरी यूके के अंदर। एक तो होती है सेलेक्ट कमेटीज, दूसरी होती है जनरल कमेटीज, और तीसरी होती है ग्रैंड कमेटीज। तीन तरह की मेजर कमेटीज होती हैं। इसके अलावा और भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन ये लाजमी होती हैं और ज्यादा तादाद भी इन्हीं की होती है। वो कौन कौन सी कि सबसे पहले जो वो सेलेक्ट कमेटीज हैं, दूसरे के ऊपर जनरल कमेटीज, और तीसरे के ऊपर ग्रैंड कमेटीज हैं। ठीक है। अभी हम इनके अंदर देख रहे थे कि डिफरेंस क्या है। तो सेलेक्ट कमेटीज जो हैं वो जो वो गवर्नमेंट पॉलिसी टू लॉज आर स्क्रूटनाइज्ड बाय दीज कमेटीज, कि सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं या उनके हवाले से जितने लॉज हैं वो सेलेक्ट कमेटी के अंदर जो वो डिस्कस किए जाते हैं। और ये जो है दे लुक आफ्टर द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एजेंसीज एग्जामिन टॉपिकल इश्यूज। ठीक है। कि जो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, मसलन फाइनेंस के हवाले से है, तो वो फाइनेंस की सिलेक्ट कमेटी होगी। तो ये जो है उनको स्पेसिफाई किया जाता है किस बेसिस के ऊपर, कि जो किसी डिपार्टमेंट का जो काम है या जो एजेंसीज हैं यूके के अंदर जो वेरियस हैं, तो उनके हवाले से अगर कोई भी जो काम आ रहा होगा तो उसको सिलेक्ट कमेटी देखेगी, या उसके हवाले से कोई भी लॉ लॉ मेकिंग हो रही होगी तो उससे रिलेटेड सिलेक्ट कमेटी का जो वो काम होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि अच्छा, एक और पॉइंट है, जैसे कि उनकी डोमेन क्या है। वो बाज दफा पूरे के पूरे कंट्री, अगर लेट सपोज के फाइनेंस के हवाले से कोई बिल आ रहा है, तो वो फाइनेंस की कमेटी जो है वो सारे के सारा उसको देखेगी। ओके। और नेक्स्ट जो उससे अगली जो चीज है वो आपका ये है कि वो आपका पर्टिकुलर एरिया के हवाले से भी हो सकती है। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर तो पाकिस्तान की एग्जांपल देखें, तो अगर अकाउंटेबिलिटी का या नैब का कोई इशू आ रहा है तो उसको सेलेक्ट कमेटी के अंदर देखा जाएगा। और उसका अब नैब का तो इम्प्लीमेंटेशन सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर आ जाए कि जी जो दानिश स्कूल्स के हवाले से कोई लॉ मेकिंग आ जाए, तो वो तो एक डिफरेंट एक बिल्कुल एक छोटा सा उसका एरिया या रीजन बन जाता है। रीजन से मुराद ये नहीं कि पंजाब या सिंध जैसे रीजन की बात कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा स्पेसिफाई हो सकता है। तो ये दोनों को डील करती है। इसके अंदर पूरे के पूरे कंट्री के हवाले से भी जो वो लॉ मेकिंग ये कमेटी कर सकती होती है, सिलेक्ट कमेटीज, और एक छोटे से रीजन के हवाले से भी। अब सेलेक्ट कमेटी की जो आगे डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि डिपार्टमेंटल सेलेक्ट कमेटी, वो जो है वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के काम को देख रही होती है, उसके हवाले से लॉ मेकिंग कर रही होती है। ठीक है। जैसे कि डिफेंस सेलेक्ट कमेटी है, एजुकेशन सेलेक्ट कमेटी है, तो ये डिफेंस और एजुकेशन से रिलेटेड काम को देख रहे होंगे। उसके बाद अगली जो चीज है वो टॉपिकल सेलेक्ट कमेटी जो है वो जो टॉपिकल इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस है वो इशू इशू बेस्ड होती हैं ये कमेटीज। मसलन आपको एग्जांपल इसकी से वो ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा। मसलन जी, यूरोपियन स्क्रूटनी कमेटी, पब्लिक अकाउंट सीक्रेट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, ये सीक्रेट कमेटी लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कमेटी करते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है ये मुख्तलिफ, अब जो यूरोपियन स्क्रूटनी कमेटी है यूके के अंदर, इसका काम क्या है ब्रेग्जिट को देखना, तो ये उस इशू को देख रही है। ठीक है। और पब्लिक अकाउंट सेलेक्ट कमेटी ये पब्लिक अकाउंट्स को देखेगी कि जो अवाम के वो जहां पर जो पैसे का एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से है। और उसके बाद जब इंटरनल सेलेक्ट कमेटीज जो हैं वो पार्लियामेंट के या हाउस ऑफ कॉमन्स के अपने बिजनेस को देख रही होती है। ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस है। ठीक है। तो ये तीन तरह की कमेटीज होती हैं सेलेक्ट कमेटी। एक तो जो है वो किसी डिपार्टमेंट को देख रही होती है, दूसरा किसी इशू को देख रही होती है, और तीसरा हाउस ऑफ कॉमन्स के अपने जो मसाइल होते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट को जो है वो कौन सी गाड़ी दी जाएगी, क्या उसको किस तरह का कर दिया जाएगा, क्या क्या उनके प्रिविलेजेस हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जनरल कमेटीज हैं। ठीक है। दीज जनरल कमेटीज आर पिकुलर टू हाउस ऑफ कॉमन्स। ये अगेन हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिखा हुआ है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। ये आपको करेक्टेड फॉर्म के अंदर है, ये मैं स्लाइड्स आपको दोबारा भेजूंगा, फॉर द मोमेंट इसको समझ लें कि ये दीज आर पिकुलर टू हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है।
एंड दे मेनली लुक एट प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इन डिटेल। ठीक है, कि जनरल कमेटीज क्या होती हैं कि वो मुख्तलिफ चीजों को देख रही होती है, वो उनको जो है वो जैसे कोई इशू सामने है उसके हवाले से जो वो कमेटी बना दी जाती है और फिर उनको खत्म भी कर दिया जाता है। ये उस तरह से जो सेलेक्ट कमेटीज है ना, ये परमानेंट, ये जनरल कमेटीज परमानेंट नहीं होती। ठीक है, और इनको जो वो स्टैंडिंग कमेटीज बोला जाता है। ठीक है, जो जनरल कमेटीज होती हैं ना, ये स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, और इन्होंने जब वो खत्म हो जाना होता है, डिसॉल्व हो जाना होता है जब इशू जो है वो खत्म हो जाता है। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है कि पब्लिक बिल्स कमेटी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी है, यूरोपियन कमेटी है, रीजनल अफेयर्स कमेटी है। तो ये हर एक जो अपने अपने इशू के हवाले से जो वो इसको डील कर रही होती है, और ये टेम्परेरी नेचर की होती है, ये परमानेंट नहीं होती। उसके बाद ग्रैंड कमेटीज हैं। ग्रैंड कमेटीज के अंदर जो वो मेंबर्स की तादाद काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रैंड कमेटी है कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड के इश्यूज को जो वो ये डिस्कस करेगी। उसके बाद स्कॉटिश ग्रैंड कमेटी है, वेल्श ग्रैंड कमेटी है। तो ये यूके के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स के हवाले से जो कमेटीज बनी हुई हैं उनको ग्रैंड कमेटीज बोलते हैं। इसके अलावा जो वो चंद एक कमेटीज और एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी ऑन वर्क ऑफ आर्ट्स, इसको अलग से जो उन्होंने एक कमेटी बना दिया हुआ है। और स्पीकर्स कमेटी ऑन द इलेक्टर्स कमीशन। इलेक्टर्स कमीशन जो है वो यूके के अंदर इलेक्शन वगैरह सारे के सारे कमिट सॉरी कंडक्ट करवाता है। तो स्पीकर साहब की कमेटी जो है वो इसके ऊपर भी जो है वो बनी हुई है। और उसके बाद आप आ जाए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटीज के ऊपर। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसकी भी जो है वो तीन तरह की कमेटी होती हैं। एक तो जो है वो सेलेक्ट कमेटी है, उसकी एग्जांपल जो है वो आपका सेलेक्ट कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी है, और कम्युनिकेशन सेलेक्ट कमेटी, ये दो इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह इसके अंदर भी टॉपिकल सेलेक्ट कमेटी होती है, जैसे किसी टॉपिक या इशू को डील करना होता है, मसलन यूरोपियन यूनियन कमेटी है। और थर्ड इंटरनल कमेटी है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अपने मामलात को देख रही है, वो उनके अपने प्रिविलेजेस को देख रही है, वो उनके अपने प्रोसीजरल मेथड को देख रही है। और कुछ कमेटीज ऐसी हैं जो दोनों हाउसेज में एग्जिस्ट करती हैं, उनको ज्वाइंट हाउस कमेटी बोलते हैं। उनकी मेंबरशिप जो वो दोनों हाउसेज में से आ रही होती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है कि ज्वाइंट कमेटी ऑन कंसोलिडेशन बिल्स, एक्लाजिस्टिकल कमेटी से मुराद ये है कि मजहब के ऊपर, रिलीजन के हवाले से जब भी कोई कमेटी बनेगी। एंड ज्वाइंट कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो वो कमेटीज बनाई हुई थी। सो कमेटी सिस्टम के हवाले से अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई यूके की कमेटी इसके हवाले से, तो प्लीज आस्क क्वेश्चन, इधर ही आ जाए मीटिंग के अंदर ही। जी, कोई सवाल हो तो प्लीज जरा पूछें। कोई सवाल नहीं है जी। साजिद साहब, लॉ लॉर्ड्स जो हैं वो आपके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर हैं ना, जिनको लॉर्ड अपील भी बोलते हैं, इन्होंने जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो भी लॉ मेकिंग हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने करनी होती है, तो ये उसको देख रहे होते हैं। प्लस ये है कि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कि जिस किसी ने अपील करनी है, माफी मांगनी है अदालत के फैसले के अगेंस्ट, तो वो इन लॉ लॉर्ड्स के सामने या लॉर्ड अपील के सामने जो वो कर रहा होता है। नहीं, उसामा कमेटीज जो है वो परमानेंट होती है, बिकॉज कुछ तो जो है ना वो आ रहा होता है ना मुसलसल, लॉ मेकिंग हो रही होती है, जैसे बजट के ऊपर है, जैसे एजुकेशन के ऊपर है, जैसे अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो लाजमी एक हिस्सा होती है। तो ज्यादा कमेटीज जो है वो परमानेंट होती है। नहीं फिजा, दे आर नॉट मेकर्स ऑफ लॉज, दे इनफैक्ट दे आर, मतलब वो आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कानून बनाना है, बल्कि ये बाकी लोगों के साथ मिलकर कानून बना रहे होते हैं। लेकिन लॉ लॉर्ड्स ने उनके जो बेसिक पर्पस ये है कि वो आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और आइन या कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इनकी खास सिग्निफिकेंस होती है। और ये इनका जो टोटल नंबर है वो 21 है। तो ये नहीं कि ये कानून बना रहे होते हैं या ये कानून इशू कर रहे होते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं।
नहीं उसामा, बिल्कुल नहीं। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करते हैं, उसके यूके के अंदर तो सेम इसलिए बन जाता है कि वो यूके जो है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जो कोई स्पेशल मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करता है, और ना लॉ के हवाले से करता है। तो इसलिए दोनों के अंदर जो वो सेम हो उधर जो वो सेम हो जाता है। बट पाकिस्तान के अंदर जो वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और लॉ को अमेंड करने के लिए 50% मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये उन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। एनी अदर क्वेश्चन? साजिद साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट जो बड़ा नया फिनोमेना है। मैं इस क्वेश्चन को पहले भी एड्रेस कर चुका हूं, अब आपको दोबारा बता देता हूं कि जिस तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पीयर्स ऑफ आयरलैंड है, वो 1922 के अंदर जब वो आयरलैंड खत्म हो चुका हुआ है, इस बात को 98 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सीटें वहां पे खाली पड़ी हुई हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर। इसी तरीके से लॉ लॉर्ड्स जो अब सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही। बट यूके वाले इतने कंजर्वेटिव हैं कि वो उनको चलाए जा रहे हैं। इस सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि यूके का जो क्राउन है, यूके बहुत अच्छी जो है, रादर वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो किंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और सिर्फ नाम का एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। आप अगर रियलिटी के अंदर देखें तो किंग की पावर्स भी वही है जो एक आम आदमी की पावर्स है। ठीक है। तो किंग ने सिर्फ ठप्पा लगाना होता है। ठीक है। वो और कोई काम नहीं कर रहा होता। जी ना, आप हर तरह के इश्यूज जो है कमेटी में डील होते हैं, लेकिन एक ही कमेटी के अंदर हर तरह का इशू डील नहीं हो रहा होता। बल्कि कमेटी बनाने का पर्पस ये है कि मुख्तलिफ जो इश्यूज रेकर कर रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, उनको जो वो एक स्पेशलिस्ट वे के अंदर जो वो देखा जा सके। ओके जी। तो अभी मैं आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं, उनका रोजा शोजा भी था। तो आप लोग नमाज पढ़ लें और ब्रेक कर लें, फिर जो वो सी यू। आयशा, मैं स्टूडेंट्स को एड नहीं, अमेंडमेंट जब वो प्रपोज की तो उस अमेंडमेंट के ऊपर जब वो वोटिंग हो जाएगी तो सब कमेटी अपना जो है वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जो वो बिल पूरी की पूरी कमेटी को रेफर कर देती है, रेफर बैक कर देती है। वो कमेटी दो तरह के उसके ऊपर जो है वो प्रोसीजर्स कर रही होती है कि या तो उसको फेवरेबली देख लेती है या अनफेवरेबली देखती है। फेवरेबली क्या देखेगी? वो विद अमेंडमेंट, कि उसको कोई ना कोई अमेंडमेंट उसके साथ वो लगा देगी। या नंबर टू के ऊपर है कि वो विदाउट अमेंडमेंट, के उसको वो कोई अमेंडमेंट उसको रेफर नहीं करेगी, बल्कि उसी तरीके से जैसा सब कमेटी ने बनाया और वो हाउस के पास ले जाएगी। अनफेवरेबली क्या है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकती है, और विदाउट गिविंग एनी रिकमेंडेशन जो वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि द कमेटी एज अ होल स्क्रूटिनाइजेस द बिल। वो पूरे के पूरे बिल को जब स्क्रूटनाइज करती है, पूरी की पूरी कमेटी। ठीक है। अच्छा, अब उसको स्क्रूटनाइज करने के भी दो मेथड्स हैं। ठीक है। पहला मेथड तो क्या है कि वो आप उसको कोई कमेटी जो वो एक आध अमेंडमेंट जो वो उसको, या दो तीन अमेंडमेंट उसके अंदर रेफर कर दे। ठीक है। या ये एक एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स आ रही हो, बेतहाशा अमेंडमेंट की जा रही है। ठीक है। तो ये दोनों मेथड है। पहले हम देखते हैं कि अगर एक या दो तीन अमेंडमेंट्स जो उसके अंदर रेफर की जा रही हैं तो फिर उसका तरीकेकार क्या होगा। उसके अंदर ये होता है कि अगर बहुत कम अमेंडमेंट्स है उस बिल के अंदर जो वो कमेटी प्रपोज कर रही है, तो उसका टाइटल और नंबर जो है वो सेम रखा जाता है। ये मेंबर नहीं है, ये नंबर है। ठीक है। तो सेम टाइटल और नंबर के साथ जो वो बिल जो वो हाउस को भेज दिया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि जो एक या दो अमेंडमेंट करनी होती है ना, उनको स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है। अगर आप कभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी उठा के देखें ना, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट, तो बहुत सी जगहों के ऊपर लाइनें लगी होती हैं। वो किसी नए बंदे को समझ नहीं आती कि ये लाइनें क्या है। ठीक है। ये काटा क्या हुआ है, तो काटना ही वो अमेंडमेंट होता है। जो स्ट्राइक आउट करती हो ना, वो अमेंडमेंट होती है। ठीक है। और अगर तो जो है वो आप जब स्ट्राइक आउट कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर कोई चीज ऐड नहीं कर रहे, बल्कि जो एग्जिस्टिंग चीज है ना, उसी को जो है वो आप खत्म कर रहे हो। लेकिन अगर उसके अंदर कोई चीज ऐड करनी हो तो स्ट्राइक आउट करके उसके नीचे लिख देते हैं कि ये न्यू अमेंडमेंट है। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है। अब अगर एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स क्या करनी है तो वो क्या करते हैं कि आपका जो है वो हाउस को एक एंटायरली न्यू बिल के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। कि जी ये बिल ही नया है। और बे होता भी ऐसे ही है अमेरिका के अंदर
कि वो जो मेंबर जो बेचारा जो भूल के जो वो लॉ मेकिंग प्रपोज करता है ना, वो जब दोबारा उसके सामने आता है तो उसको भी नहीं समझ आती कि ये मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा हुआ, ठीक है। तो कमेटी जो है वो इस तरीके से बिल को जो है वो उसकी चीट फाड़ करती है। तो ये जो है तो वो अगर आप उसके अंदर एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स की जा रही हो तो वो एक इंटायरली न्यू बिल के तौर पर प्रपोज कर दिया जाता है, और उसके अंदर सारी की सारी जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके भेजा जाता है। तो जब उसको पूरे का पूरा एक न्यू बिल के तौर पर लाया जाता है जिसमें अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, तो वो इट इज नोन एज क्लीन बिल। इससे मुराद ये है कि यहाँ उसके अंदर स्ट्राइकिंग आउट कुछ नहीं किया होगा, बल्कि अमेंडमेंट प्रपोज होने के बाद जो एक ओरिजिनल टेक्स्ट जो बिल्कुल साफ शफाफ जो है वो प्रपोज किया जाता है, ठीक है। और फिर उसको नया नंबर लगाया जाता है, ठीक है। पुराना नंबर जो वो खत्म, इसका मतलब है कि वो बिल खत्म हो गया। उसका काम सिर्फ इतना ही था कि उसने इस टॉपिक के ऊपर जो वो बहस या लेजिस्लेशन जो वो शुरू करवा दी, ठीक है। तो उसका नंबर भी खत्म और वो हिस्ट्री के अंदर जो वो आपके एक डेड बिल के तौर पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये दो मेथड होती है, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज है, इसके ऊपर अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछ लो, फिर हम आगे चलें। उस्मान, 20 कमेटीज जो है वो रफ नंबर है। ये नहीं कि 20 नंबर पूरे करने हैं, 20 का नंबर पूरा करना है, ऐसा नहीं है। वो एक रफ नंबर जो वो आपको होता है। लास्ट वाला डॉक्टर साहब क्या है, जरा मुझे बता दें, किस चीज की समझ नहीं आई। क्लीन बिल, ओके। देखिए, दो तरह का, अगर सब कमेटी ने कोई बिल जो है वो रेफर किया है ना, तो होल कमेटी उसको डिस्कस करेगी। अब होल कमेटी उसको डिस्कस करने का के बाद जो उसको वो हाउस के अंदर उसने भेजना होता है, वो दो तरह से भेज सकती है। एक तो ये है कि उसके अंदर वो एक या दो अमेंडमेंट्स करती है, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट करने का तरीका क्या होता है कि जिस चीज को अमेंड करना है उसके ऊपर लाइन लगा के ना तो अमेंडमेंट प्रपोज कर दी जाती है, ठीक है। उसके मुकाबले के ऊपर अगर एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स करनी है, कमेटी जो वो सब कमेटी की रिपोर्ट से मुतमिन ही नहीं हुई, तो वो क्या करेगी कि वो पूरे का पूरा उसको नया बिल के तौर पर वो प्रपोज करेगी। उसका नंबर भी नया होगा, ठीक है। और उसके अंदर कोई चीज स्ट्राइक डाउन नहीं की होगी, ठीक है। रादर वो एज ए क्लीन बिल के तौर पर जो वो आपका प्रपोज किया जा रहा होता है। जी, सबको आवाज कम हो रही है। ओके ओके, आप सही आ रही है जी। आई एम रियली सॉरी जी। ओके ओके। नहीं, डॉक्टर साहब, प्रोसेस दोबारा नहीं शुरू होता होता, बिकॉज जो अमेरिका के अंदर ये है कि आते साथ ही बिल ना कमेटी को रेफर हो जाता है, कमेटी उसको तैयार करती है। यूके के अंदर क्या होता है कि उसको जो है वो काउंसिल ने तैयार किया होता है, ड्राफ्ट उसका तैयार किया होता है, उसके ऊपर पहले एक्सटेंसिव किस्म की डिस्कशन होती है, उसके बाद कमेटी को जाता है, और कमेटी उसके अंदर जब वो कोई चीजें अमेंडमेंट जो प्रपोज कर रही होती है, तो फिर वो वापस हाउस के अंदर आता है। अमेरिका के अंदर शुरू ही काम कमेटी से होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको जरूरी नहीं होता कि इसलिए उसको जरूरी नहीं होता कि आप प्रोसेस को शुरू करें दोबारा से, क्योंकि वो मतलब प्रोसेस को इग्नाइट ही जो है वो कमेटी ने किया होता है, शुरू ही वो कर रही होती है। नहीं, उस मोहम्मद उसामा लॉ मेकिंग नहीं करता, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग करता है। ऑर्डिनेंस और लॉ के अंदर डिफरेंस है। लॉ ये है कि जो चीज जो है वो लेजिस्लेचर ने पास की हुई है वो लॉ होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस ये है कि लेजिस्लेचर सेशन के अंदर नहीं है, ठीक है, वो रिसेस के अंदर है, वो उसने ब्रेक ली हुई है। तो उस सूरत के अंदर जो वो अब किसी लॉ की बड़ी इमीडिएट जरूरत है, तो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट साहब जो है वो पास कर देते हैं। अब उस ऑर्डिनेंस के अंदर कंडीशन हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ होती है। मसलन पाकिस्तान के अंदर कंडीशन ये है कि जो भी ऑर्डिनेंस है उसकी लाइफ 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है उसको लेजिस्लेचर ने जो है उसको अप्रूव करना है, ठीक है। और अगर लेट सपोज के 6 महीने का ज्यादा अरसा हो गया है कि लेजिस्लेचर जो है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसे कि मार्शल लॉ लग जाते रहे पाकिस्तान के अंदर, तो उसको 6 महीने का के लिए रिन्यू किया जाता है। यू पीपल वुड बी सरप्राइज टू नो
कि 1950 से ऑनवर्ड ऑर्डिनेंसेस चले आ रहे हैं और उसको जो है वो लेजिस्लेचर जो उसको लॉ का दर्जा नहीं देती बल्कि उसको रीन्यू करती रहती है। ठीक है, तो अगर लेट सपोज कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई ऑर्डिनेंस आया है तो उसके साथ बिल्कुल वही हाल किया जाता है जो किसी प्राइवेट मेंबर बिल के साथ किया जाता है, और उसको कमेटी के अंदर भेजा जाता है। कमेटी उसको जो वो देखती है, फिर पूरे हाउस के सामने लेके आते हैं, हाउस उसको देखते हैं, फिर दोबारा कमेटी को भेजा जाता है, कमेटी फिर देखती है। तो वो प्रोसेस वो उसी तरीके से होता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल अगर नहीं है तो आगे चलें जी। ओके जी, चलें सरताज, थैंक यू। आ जाएं जी फिर स्लाइड के ऊपर आ जाएं। ओके, उसके बाद क्या है कि कमेटी जो है वो हाउस को देने से हाउस को बिल रेफर करने से पहले अपनी रिपोर्ट भी तैयार करती है। अब रिपोर्ट तैयार करने का तरीका क्या होता है उसको भी एक नजर देख लें कि वो जो जो अमेंडमेंट्स उसने कमेटी ने प्रपोज की होती हैं वो उसका बारे में बताती है कि इसके लिए क्या मेजर्स हैं, क्यों ये अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की गई हैं, और उसके अंदर जो है वो रिपोर्ट के अंदर जो चीजें शामिल की जाती हैं वो है कि ओवरसाइट है कि कमेटी ने क्या क्या कौन कौन से लोगों का इंटरव्यू किया, कमेटी की फाइंडिंग्स क्या थी। अब जो ये लॉ जो बनने जा रहा है इसके कॉस्ट एस्टिमेट्स, इसके क्या मॉनेटरी इम्प्लीकेशंस क्या होगी, और उसके बाद ये है कि डिसेंटिंग ओपिनियन के जो लोगों ने इतराज किया होता है उसके ऊपर वो भी जो वो उसके अंदर लिखी जाती है कि लेट सपोज के एक अमेंडमेंट आई और उसके ऊपर जो वो 25 मेंबर की कमेटी है, 20 लोगों ने उसकी फेवर में, 5 लोगों ने जो अपोज किया है ना, तो उनकी भी रीजन फॉर अपोजिशन जो वो रिकॉर्ड की जाती है। तो बिल के साथ जो वो रिपोर्ट भी जो है वो आपकी लगाई जाती है और रिपोर्ट भी जो है वो हर मेंबर के सामने रखी जाती है, और तो ये इसके अंदर जो वो किया जाता होता है। और फिर जो है वो बिल जो है वो आपका होल चैम्बर को या होल हाउस को जो वो रेफर कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो अब क्या होता है कि आपका जो हाउस को रेफर करने के बाद जो है ना वो उसको हाउस के कैलेंडर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। कैलेंडर से मुराद आप ये समझ लें कि एजेंडा के अंदर शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब कैलेंडर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक जो वो यूनियन कैलेंडर है और दूसरा हाउस कैलेंडर है। तो यूनियन कैलेंडर के अंदर वो बिल शामिल किए जाएंगे जो कि सारे के सारे जो रेवेन्यू रिलेटेड बिल हैं या जो मनी मनी से रिलेटेड हैं या बजट के लिहाज से जो रिलेटेड है। हाउस कैलेंडर के अंदर जो है वो पब्लिक ऑल पब्लिक बिल्स अदर देन रेवेन्यू बिल्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन जो वो सिर्फ ये रखी जाती है कि यूनियन कैलेंडर के अंदर मनी बिल्स होते हैं और जो हाउस कैलेंडर है उसके अंदर ऑल द बिल्स अदर देन मनी बिल्स जो वो रखे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि एक जो वो रूल्स कमेटी बनी होती है दोनों हाउसेस की, सेनेट की भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि वो डिसाइड करती है हर बिल के लिहाज से कि हाउ द बिल विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, कि वो इसके अंदर चार पांच छह चीजें जो वो उसके रूल्स बना देती हैं कि जी फिलिबस्टरिंग की इजाजत होगी या नहीं होगी। फिलिबस्टरिंग से मुराद मैंने आपको ये भी ये बोला था कि जी एक मेंबर जो है वो भले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का या भले सेनेट का है, वो जब तक चाहे वो मुसलसल बोल सकता है। ठीक है, और उसके बाद तो ये जो वो यूएस कांग्रेस की एक यूनिक चीज है, लेकिन चूंकि इसने बड़ा नुकसान किया हुआ है, लॉ मेकिंग को बड़ा डिले किया हुआ है, तो जो आपकी जो रूल्स कमेटी है वो मखसूस बिल्स के अंदर फिलिबस्टरिंग की इजाजत देती होती है। अगर कोई बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो उसके अंदर फिलिबस्टरिंग को जो है वो रोक दिया जाता है। फिर उसके अलावा जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि वो टाइम अलॉट कर रहे होते हैं कि जी पर मेंबर कितना टाइम होगा, बिल कितनी देर के लिए डिस्कस होगा और हर मेंबर को टाइम कितना दिया जाए। ये चीज भी जब उसके अंदर जो वो रूल्स कमेटी जो वो डिफाइन कर रही होती है। और उसके बाद जो है
वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी जो है वो रूल्स कमेटी डिसाइड कर रही होती है कि जी पहले कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा, तो उसने टर्म्स भी जो वो अलॉट की होती हैं। लेकिन रूल्स कमेटी का जो जितना काम है वो फिर जो वो कहीं हवा के अंदर ही रह जाता है, बिकॉज लोग जो वो बहुत ज्यादा रूल्स का ख्याल नहीं कर रहे होते, रूल्स को बड़ा बड़े जोशो जज्बे के साथ जो वो वायलेट किया जाता है, तो फिर जो वो हाउस के अंदर जो वो आपका आ जाता है। अब जो यूनियन कैलेंडर है, जो मनी बिल्स हैं, उनको जो है वो आपका डिस्कस करने का तरीका क्या है कि 100 मेंबर्स का कोरम है। कोरम से मुराद आपका वो मिनिमम नंबर है जो किसी भी हाउस की कार्रवाई को जारी रखने के लिए जरूरी होता है। मसलन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि 1/4 है कि अगर 25% जो है वो लेजिस्लेटर्स बैठे होंगे तो हाउस अपनी कार्रवाई करता रहेगा, ठीक है। और अगर 25% से कोई कम होंगे तो फिर जो है वो हाउस अपनी कार्रवाई रोक देगा, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोरम जो है वो 100 का है कि 435 में से अगर 100 बंदा बैठा हुआ है तो आपका जो है वो काम होता रहेगा, ठीक है। तो यूनियन कैलेंडर बिल्स जब या मनी बिल्स जब आपके आते हैं तो क्या होता है कि जनरल डिस्कशन इंस्यूज के सारे लोग जब उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब उसके लिए एक एक घंटा जो वो हाउस को दिया जाता है, और उस एक घंटे के अंदर जो आपका एक घंटा अपोजिशन के लिए होता है, सॉरी आपका जो है वो मेजोरिटी पार्टी के लिए होता है, और एक घंटा जो है माइनॉरिटी पार्टी के लिए होता है, तो वो आपका वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो क्लर्क होता है जिसने रीड करना होता है, एक तो क्लर्क होता है ना जिसने नंबर असाइन करना होता है, दूसरा होता है क्लर्क जिसने पढ़ के सुनाना होता है सारे हाउस को बिल। तो वो क्या करते हैं कि वो बिल जो है वो आपका उसको रीड करता है, ठीक है। पहली पहली रीडिंग के अंदर क्या करता है कि वो सिर्फ टाइटल देता है, और टाइटल के बाद उसके कंटेंट्स को पढ़ता है। उसके बाद क्या करता है कि सेकंड रीडिंग क्या है कि वो बिल की सेक्शन बाय सेक्शन रीडिंग होगी कि हर सेक्शन को, हर क्लॉज को पढ़ के सुनाया जाता है हाउस के सामने। और वो 5 मिनट रूल जो वो आपका अमेंडमेंट के लिए होता है कि आपको जब वो जब एक सेक्शन पढ़ लिया जाता है तो 5 मिनट दिए जाते हैं लोगों को कि अगर कोई अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहता है तो अमेंडमेंट प्रपोज कर दी जाए। और ये 5 मिनट रूल जो वो फिलिबस्टरिंग को अवॉइड करने के लिए होता है। और उसके बाद क्या है कि जब आपका वो एक सेक्शन पढ़ा जाता है उसके ऊपर 5 मिनट दिए जाते हैं लोगों को, उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट देना चाहते हैं तो दे दे। और अमेंडमेंट के बाद उस अमेंडमेंट के ऊपर जो वोटिंग हो जाती है कि एक शख्स ने अमेंडमेंट प्रपोज की है तो स्पीकर साहब कहेंगे कि अच्छा जी अगर कोई इसके ऊपर जो वोटिंग कर ले, तो अगर तो मेजोरिटी लोग जो वो उस अमेंडमेंट को सपोर्ट कर दे तो अमेंडमेंट जो वो इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है। और अगर मेजोरिटी लोग जो उसको अपोज कर दे तो वो अमेंडमेंट जो आपका वो फिर इनकॉर्पोरेट नहीं होती। और उसके बाद क्या होता है कि अच्छा अब होता क्या है, अच्छा ये आपको एक इंटरेस्टिंग चीज है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको बता देता हूँ कि एक फिनोमेना होता है कमेटी ऑफ द होल हाउस, ठीक है। कमेटी ऑफ द होल हाउस क्या है कि पूरे के पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसका पर्पस क्या होता है कि आपको डबल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि एक्चुअल अमेंडमेंट तो जो है वो कमेटी भले जितनी मर्जी अमेंडमेंट प्रपोज करती रहे, जब तक उसको होल हाउस जो है वो आपको उसको अप्रूव नहीं करेगा, वो कमेटी जो वो अमेंडमेंट जो वो लॉ का हिस्सा नहीं बन सकती, ठीक है। तो अब कमेटी ऑफ द होल हाउस बनाने का पर्पस क्या है कि सारे का सारा हाउस उसको डिस्कस कर ले, अमेंडमेंट प्रपोज कर दे, और वो जब अमेंडमेंट का टाइम खत्म हो जाता है तो स्पीकर साहब कहते हैं, सबको कहते हैं कि जी खड़े हो जाओ। वो खड़े हो जाते हैं और फिर उनको बिठा देते हैं। तो अब जो है इसका इसका मतलब क्या होता है कि अब वो हाउस का स्टेटस कमेटी वाला नहीं रहा बल्कि हाउस का बन चुका है। अब जो अमेंडमेंट होगी इसके ऊपर जो वोटिंग होगी दैट वुड बिकम लॉ, ठीक है। तो ये डबल अपॉर्चुनिटी जो वो प्रोवाइड की जाती है अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि आपका जो चेयरमैन सेनेट साहब है या जो स्पीकर साहब या जो प्रेसिडेंट जो भी होते हैं वो लोगों को एक दफा खड़ा करते हैं और खड़ा करके फिर बिठाते हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि अब जो कमेटी ऑफ द होल हाउस जो है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हाउस, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हाउस जो है वो उसके ऊपर वोटिंग शुरू कर देता है, ठीक है। और या अमेंडमेंट प्रपोज की जाती है और अमेंडमेंट के ऊपर जो वो दोबारा 5 मिनट का जो वो टाइम होता है
उसके बाद जब उसके ऊपर वोटिंग की जाती है, और वोटिंग के बाद जब वो ऑफिशियल वर्जन ऑफ द बिल इज ड्राफ्टेड, कि ड्राफ्ट का जो ऑफिशियल वर्जन है, जो मेजॉरिटी की तरफ से आया होता है, उसको जो वो आपका कर दिया जाता है, प्रपोज करके अप्रूव कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है हाउस जो है वो दोबारा जो है वो, अगर उसको मसला हो रहा है कि जी इसके अंदर जो है वो कोई अमेंडमेंट जो वो रह गई है जो कि प्रपोज करने की जरूरत है, तो हाउस जब उसके ऊपर दोबारा जो वो वोटिंग कर लेते हैं, और वो वोटिंग का पर्पस क्या होता है कि रिकमेंडिंग द बिल टू कमेटी, तो दोबारा जब वो हाउस को कमेटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कमेटी के तौर पर हाउस पूरे का पूरा उसको डिस्कस करता है, और डिस्कस करने के बाद दोबारा जो वो कमेटी हाउस में कन्वर्ट होती है, और फिर जो उसको लॉ का दर्जा जो बना दिया जाता है। ठीक है। और अगर जो है वो रिकमेंडेशन जो है कि इसको जो है इसके ऊपर अमेंडमेंट की जाए, उसके ऊपर जो है वो अगर वो अटेम्प्ट फेल हो जाए, तो स्पीकर साहब जो वो फिर डिक्लेयर कर देते हैं कि नाउ इट हैज बिकम लॉ। ठीक है। तो ये आपका होता है। अब कमेटी जो यूएसए के अंदर क्या होती हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, परमानेंट कमेटीज जिनको, फिर सेलेक्ट कमेटीज हैं, और ज्वाइंट कमेटीज हैं। ज्वाइंट कमेटीज जो वो आपकी दीज आर कमेटीज ऑफ द होल हाउस है। तो ये हमारा जो है वो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, जो कि यूके और यूएसए के अंदर फॉलो होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क। चले, जबरदस्त हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। आगे मूव करें चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। दैट इज स्ट्रेंज। मुझे तो लग रहा था कि ये लॉ मेकिंग जो वो काफी टफ होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ आ गया तो। चले आयशा, पढ़े जरूर ताकि क्वेश्चंस कर सके, बिकॉज क्वेश्चन से लर्निंग होती है। उस्मान, जरा क्वेश्चन को प्लीज रिफ्रेश करें, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। जब चेंज करते हैं 100% में 100% वोट पर, किस चीज को चेंज करते हैं? हाउस इनटू कमेटी। हाउस इनटू कमेटी ये होता है कि जो एक सेकंड आपको, नहीं नहीं, 100% वोट नहीं चाहिए होता आपका। देखिए, अगर तो वो सिंपल लॉ है तो 50% वोट चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही है तो 2/3 होगी। ठीक है। तो ये उसका नंबर ये चाहिए होता है। 100% जो है वो आपका वोट किसी भी चीज के लिए नहीं चाहिए होता। 100% वोट मिल भी नहीं सकते होते। ओके। इकरा, इसको मैं एक नजर देख लूं। अ, मैं इसको नोट्स के अंदर भी चेक कर लेता हूँ, कहीं ये टाइपो का मिस्टेक तो नहीं हुआ। देन आई विल गेट बैक टू यू। जी, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करें जी। ओके, थैंक यू जहानूर। ओके ओके, चलें जी, आ जाए। आयशा, मैंने शेयर तो किया है, मिला नहीं बाकी लोगों को। जी प्लीज, आप लोग भी शेयर कर दें, मैं भी देखता हूँ। मैंने शेयर तो किया हुआ है। ये है जी, मैं दोबारा कर देता हूँ। जी मिल गया जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। चाइना जो है, आपने अभी तक जितने कॉन्स्टिट्यूशन हमने अभी तक देखे हैं, उस उनसे जरा हटके थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है जी।
उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने जितने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन देखे हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। पाकिस्तान था, इंडिया था, यूके था, यूएसए था। तो अब एक सोशलिस्ट कंट्री को जो है उसकी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग देखेंगे कि एक इंटायरली डिफरेंट चीज आपके सामने नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने मैं वो आपसे जो डॉक्यूमेंट का वादा किया वो भी आज आपको दे दूंगा। तो ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो वो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ में उसकी एक और चीज भी है कि वो आपका इट्स एंटायरली यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, और वो बाकी सारी की सारी दुनिया से हटके है। और कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा हटके, लेकिन आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो वो इनोवेशन जो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आए हुए हैं। तो वो एक बड़ी मजे की चीज है, उसको सारे लोगों ने देखना है। बहुत आसान सा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आपको ये जो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट नजर आएंगे। इसी तरीके से फिर जो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो आपको चंद एक चीजें जो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी कि जी सेनेटर्स कैसे चूज होते हैं। ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट्स को तो आपने जो वो लाजमी पढ़ना है, उससे आपकी चीजें काफी हद तक आसान होंगी एज फार एज लेजिस्लेशन इज कंसर्न। उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की नोट्स मेकिंग करनी कैसे है। कि आप जब इस तरह से बनाओगे ना, जब आप अपने चार्ट्स बनाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर आपको जब कंपैरिजन वाला सवाल एग्जामिनर देगा तो आप बाकी लोगों से बड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर उसने कंपैरिजन वाला सवाल लाजमी देना होता है, तो इस लिहाज से ये इस तरह के चार्ट्स जो है ना, आप लाजमी बना लें। कि आप देखें कि जो पूरी की पूरी लेजिस्लेचर्स हैं, वो कुछ 6-7 पेजेस के ऊपर आपकी आ जाएंगी। इसी तरीके से आप एग्जीक्यूटिव का बना लें, जुडिशरी का बना लें, सेलियंट फीचर्स का बना लें, तो ना तो फिर आपको ये कभी भूलेंगे, और इससे ज्यादा आसान तरीके से तैयारी हो भी नहीं सकती। ठीक है। तो ये अभी आपको मैं आज जो है वो डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूंगा। उसको देख के तो आपने अपने जो है ना वो फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने खुद डेवलप करने हैं। ठीक है। तो चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स सबसे पहले करते हैं कि चाइना के अंदर जो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो वो 4 आ चुके हुए हैं, ये चौथा कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज इन वोग, जो चल रहा है अभी। इससे पहले कब आए थे? एक 1915 के अंदर आया, फिर 1954 के अंदर आया, फिर 1978 के अंदर आया, फिर 1982 के अंदर आया। ठीक है। चाइना की आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलेंगे। चाइना जो है उसके अंदर पहले मोनार्की थी 1911 से पहले। सो 1911 से ऑनवर्ड जो है 1911 में वहां पर एक रेवोल्यूशन आया। डॉक्टर सन यात सेन का जो है वो रेवोल्यूशन था, जिसके अंदर मोनार्की को जो है वो अबॉलिश किया गया। उसकी पावर्स को जो है वो बहुत हद तक कर्टेल किया गया, और चाइना ने अपना जो वो मॉडर्नाइजेशन का एक सफर शुरू किया। उसी उसी के ऊपर जो है ना वो इकबाल के बड़ा मशहूर शेर है कि हमाला के चश्मे उबलने लगे, ग्रां ख्वाब चीनी संभलने लगे। सो ये 1911 का जो रेवोल्यूशन था, उसका बहुत इम्पैक्ट था चाइना के ऊपर। अब ये रेवोल्यूशन लेके आने वाले थे डॉक्टर सन यात सेन, बड़ा मॉडर्न बड़े लिबरल किस्म के आदमी थे। तो उनके 2 स्टूडेंट्स थे। एक का नाम था माओ जेतुंग और दूसरे का नाम था चियांग काई शेक। ठीक है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है। अब हुआ क्या कि जो माओ जेतुंग थे वो मार्क्सिस्ट आइडियाज से बड़े इन्फ्लुएंस थे, बिकॉज ही हैड ट्रेवल टू रशिया। वो रशिया आते जाते रहते थे, तो रशिया से इन्फ्लुएंस हो गए। लेनिन से बहुत मुतासर थे, फिर लेनिन के बाद स्टालिन से बड़ा मुतासर थे। और उनके मुकाबले के ऊपर जो चियांग काई शेक थे, चियांग काई शेक जो है वो अमेरिकन से बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज वो अमेरिका को टूर करते रहते होते थे। तो ये जो दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और डॉक्टर सन यात सन के स्टूडेंट्स थे, डिसाइपल थे, दोनों ने मिलकर जो डॉक्टर सन यात सन के लिए स्ट्रगल की थी और चाइना को मोनार्की के क्लचेस से निकाला था। तो इससे ऑनवर्ड क्या हुआ कि अब इन दोनों के वो जो पाथवेज थे, दे नॉट ओनली डिफर्ड, रादर दे स्टार्टेड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। और तो इन दोनों की अपनी फॉलोइंग भी विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही थी। माओ जेतुंग जो है वो मार्क्सिस्ट थे, और चियांग काई शेक जो है वो लिबरल थे। ही वाज अ कैपिटलिस्ट, या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को जो है वो सपोर्ट करने वाले थे। सो जो इंटर वॉर पीरियड था, बिकॉज जैसे ही चाइना में रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के बाद जब 1915 में उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उससे ऑनवर्ड चाइना के अंदर क्या होना शुरू हो गया कि इंटर वॉर पीरियड जो कि 1918 से लेके 1939 तक का जो 20-21 साल का जो टाइम पीरियड था, उसके अंदर जो है ये दोनों आपस में
इनकी एक तरह की सिविल वॉर शुरू हो चुकी हुई थी, ठीक है। और उस सिविल वॉर के अंदर जो है वो आपका फिर जब जापानीज ने चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया तो दोनों ने मिलकर लड़ना शुरू कर दिया, और दोनों ने मिलके जो वो जापान को वहां से निकाला, और निकालने के बाद दोबारा फिर एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। और तो वो एक स्ट्रगल जो वो माओ जेतुंग ने की लॉन्ग मार्च के नाम से, कि जिसके अंदर उनका वो स्लोगन था कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। तो वो चियांग kai शेक को डिफीट करने के अंदर कामयाब हो गए। कोई 2-2.5 साल का अरसा जो वो लगा, बल्कि 4 1 साल लग गए माओ जेतुंग को। और 1949 को 12 अक्टूबर को चियांग kai शेक्स फोर्सेस जो है दे वर ड्रिवन आउट ऑफ मेनलैंड चाइना, उनको मेनलैंड चाइना से निकाल दिया गया, और दे सॉट रिफ्यूज इन ताइवान। तो अब ताइवान के अंदर जो वो चियांग kai शेक जो है उसके फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, कैप्टिव्स बैठे हुए हैं, और बाकी सारे के सारे चाइना के अंदर माओ जेतुंग के फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी एक ब्रीफ सी बर्ड्स आई व्यू था जो चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री है, जो 20th सेंचुरी की हिस्ट्री है। सो उससे ऑनवर्ड जो है वो फिर 1949 से ऑनवर्ड चाइना ने 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन दिए। एक 1954 के अंदर जो कि माओ जेतुंग ने जो है वो आपका वो जो रेड बुक जो है वो मशहूर है माओ जेतुंग की। उसके बाद 1978 के अंदर जब डेंग आया, डेंग जाओपिंग जो है उसने जो है वो आपका वो नई रिफॉर्म लेके आया माओ जेतुंग के बाद। लेकिन वो कोई इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित नहीं हो सका, और फिर 1982 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो आज के दौर के अंदर भी चला आ रहा है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगली जो चीज है कि ये जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके मुकाबले के अंदर जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव वन है। माओ जेतुंग का जो 54 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको रेड बुक बोलते हैं वो बड़ा छोटा सा है, 78 का भी बड़ा ब्रीफ है, ये काफी डिटेल्ड है, ठीक है। और इसके अंदर 138 आर्टिकल्स है, ठीक है। और ये जो है उसको लाने की वजह जो है वो क्या थी कि आपका जो टू मीट द नीड फॉर रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स कौन सी थी जो डेंग सियाओपिंग जो है वो लेके आए थे। एक चीज ध्यान में रखिए कि माओ जेतुंग जो है उन्होंने चाइना को लिबरेट तो किया, और वो बड़ी सोशलिस्ट जो है वो एक्सक्यूज मी, वो बड़े सोशलिस्ट आइडियाज के मालिक थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने वो शुरू के अंदर तो चाइना उनके अंडर जो वो डेवलप करता रहा, लेकिन 1966 से लेकर 1975 तक के जो 9 इयर्स का जो कल्चरल रेवोल्यूशन था जो माओ जेतुंग ने शुरू किया, कि जिसके अंदर उन्होंने फोर्स किया कि अर्बन एरियाज के लोग जो रूरल एरियाज के अंदर जाके काम करें, रूरल एरियाज के लोग जो वो अर्बन एरियाज में आके काम करें, ताकि पॉपुलेशन के अंदर होमोजेनिटी आए, लोग जो वो एक जैसे हों। तो उसका नुकसान हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो वो बहुत स्लो हो गई, और उसके मुकाबले के ऊपर गवर्नमेंट का जो पावर थी या जो गवर्नमेंट की क्लचेस थी ओवर इंडिविजुअल्स बड़ी स्ट्रांग हो गई, और उसके अगेंस्ट जो बड़ी रिजेंटमेंट आती थी, बड़ा उसको बुरा भला समझा जाता था। तो क्या हुआ कि डेंग जियाओपिंग एक शख्स आए जिन्होंने रिफॉर्म्स की चाइना के अंदर, ठीक है। और वो रिफॉर्म्स जो है वो लिबरल रिफॉर्म्स थी। लिबरल रिफॉर्म से मुराद ये है कि उन्होंने इकोनॉमी को जो है करना शुरू किया, लिबरेट करना शुरू किया। उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो होल्ड था वो कम करना शुरू किया, और उन चीजों को चलाने के लिए फिर जरूरी ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदला जाए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा पावर्स थी, और उन पावर्स के नतीजे के अंदर जो वो डेंग जियाओपिंग जो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनके रिफॉर्म के एजेंडा को मटेरियलाइज करने के लिए, उसको चलाए रखने के लिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन आया हुआ है, ठीक है जी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये एक सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर सोशलिज्म का जो है वो उसके प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म ये है कि जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट का जो रोल है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, पॉलिसी रेगुलेशन के अंदर, पॉलिसी कंटिन्यूएशन के अंदर, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है वो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका वो लेके आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वो सोशलिज्म जो वो काफी ज्यादा है। और उसके बाद अगली जो चीज है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वो क्लेम करते हैं कि मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म के अंदर जो है फेथ जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन शो करता है कि ये वो आइडियोलॉजीज हैं जिनको लेके चला जाएगा।
अब ये जो तीनों आइडियोलॉजीज हैं उसके अंदर जो एक जो फंडामेंटल चीज है वो यही है कि सारे के सारे इंसान बराबर है, ठीक है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इक्वालिटी ऑफ वेल्थ भी जरूरी है। कैपिटलिज्म ये क्लेम करता है कि ये इक्वालिटी ऑफ वेल्थ जरूरी नहीं है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूरी है टू अर्न वेल्थ, ठीक है। तो जबकि जो मार्क्सिज्म है वो ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, इक्वालिटी ऑफ वेल्थ देनी है, ठीक है। कि लोगों को जो है वो आपने उनके अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये माओ जेतुंग की जो आइडियोलॉजी है ये जो है वो इसके अंदर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसको काफी हद तक इनकॉर्पोरेट किया गया हुआ है। और उसके बाद अगली जो चीज है वो आपकी ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेंग सियाओपिंग थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट का जो है वो रोल कम से कम किया जाए। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि इकोनॉमी को लिबरेट किया जाए, गवर्नमेंट का जो है वो रोल कम किया जाए और मार्केट फोर्सेस के ऊपर जो है वो इकोनॉमी को चलाया जाए, ठीक है। और उसके बाद अगली जो चीज इसके अंदर रखी गई है फेथ इन पंचशील एंड अपोजिशन टू इंपीरियलिज्म। पंचशील जो वो संस्कृत का वर्ड है जिसके मुराद ये है, पंच से मुराद 5 है और शील से मुराद खूबियां हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है, गुडनेस आ जाती है, गुड एक्शंस हैं, गुड डीड है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, 5 अच्छी अच्छी बातें हैं। तो वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया हुआ है कि फेथ इन पंचशील होना चाहिए। और इंपीरियलिज्म को जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्रिटिसाइज करता है कि देखे ना जिस तरह से यूरोपियंस ने सारे के सारे एशिया को जो है वो कॉन्कर किया था, तो चाइना डायरेक्टली कॉन्कर तो नहीं हुआ, बट चाइना को उन्होंने जैसे ग्रेट ब्रिटेन था, जर्मनी था, यूएस था, जापान था, इन्होंने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड कर लिया हुआ था कि जी नॉर्थ के अंदर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा, साउथ के अंदर जो वो चाइना सॉरी ग्रेट ब्रिटेन का होगा, वेस्ट के अंदर जापान का होगा, ईस्ट के अंदर जो वो किसका था आपका जर्मनी का होगा। तो इस तरह के स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड करके तो चाइना की डेवलपमेंट को बड़ा रोका गया था। और फिर चाइना से मैसिव अमाउंट के अंदर जो वो ओपियम वगैरह लेके तो उसको मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता था, फिर ड्रग्स के तौर पर भी यूज किया जाता था। तो चाइनीज को इसका बड़ा नुकसान हुआ कि वो सारे के सारे एडिक्ट हो गए थे और उनके अपने किसी भी रिसोर्स के ऊपर जब उनका कब्जा नहीं रहा था। तो इस चीज को देखते हुए जब वो इंपीरियलिज्म को चाइनीज जो वो बहुत बुरा समझते हैं और वो उन्होंने शायद ये दुनिया के अंदर जो वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इंपीरियलिज्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वो क्रिटिसाइज किया हुआ है। इट बिकम्स एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इसको जो वो उसका जिक्र किया हुआ है। उसके बाद जो है वो आपका रिटन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है एंड एनेक्ट हुआ है, पास हुआ है किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या किसी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ने या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया हुआ है, ठीक है। तो इसके 138 आर्टिकल्स और 4 चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर्स की डिवीजन हम देख लेते हैं क्या है कि चैप्टर 1 टू 32 जो है वो आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं, जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जी माओइज्म होना चाहिए, लेनिनिज्म होना चाहिए, पंचशील है, इंपीरियलिज्म, तो ये इन चीजों को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल जो है वो 33 टू 55 जो है वो आपका डील कर रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज को। 56 टू 135 जो है वो आपका जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनको डील कर रहा होता है। और आखिरी जो है वो जो मेरे ख्याल में जो 136 टू 138 आर्टिकल है वो शायद इमरजेंसी के हवाले से, वो मैं लिखना भूल गया हूँ। और उसके बाद जो है वो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कैसा है कि इसको जो उनकी जो लेजिस्लेचर है, जो नेशनल पीपल्स रिपब्लिक है, उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। अब वो ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी लेजिस्लेचर है जिसकी तादाद कोई 3000 मेंबर्स होती है। सो 3000 मेंबर्स में से 2/3 को कन्विंस करना, 2000 बंदे को कन्विंस करना जो वो आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और नंबर 2 के ऊपर अब उसके बाद अगली जो चीज इसके अंदर आती है कि जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है वो क्या है कि आपका इसके अंदर एक ही हाउस है, ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। नेशनल पीपल्स रिपब्लिक जो है ना चाइना की जो है ये सॉरी नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, एक ही हाउस है।
जैसे पाकिस्तान के दो हाउस है ना कि एक हाउस से 2/3 मेजोरिटी मिल जाए, दूसरे से ना मिले तो बड़ा मसला हो जाता है। तो उनका ये है कि चूंकि एक ही हाउस है तो 2/3 मेजोरिटी जो है वो अगर मिल गई तो बस प्रोसेस खत्म हो गया। तो ये उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। उसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी उसकी बड़ी डोमिनेशन है, एक ही सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो उनका जो लाइन ऑफ थॉट है वो बड़ा सिमिलर है सारे के सारे चाइनीज का, कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं, पार्टी लाइन जो हो सारे के सारे लोग उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए जो है वो आपका मतलब वो बड़ा फ्लेक्सिबल सा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह से तो अगर आपका 80% भी आप वोट रखते हैं ना, कि 4/5 भी वो भी शायद आ जाए, क्योंकि सारे लोग सोच ही एक तरह से रहे। और उसके बाद जो वो जो स्टेट का जो करेक्टर है वो भी यूनिटरी है, कि सारे के सारे लोग जो उनको एक तरह से ट्रीट किया जाता है। और अपोजिशन नाम की तो कोई चीज चाइना में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस लिहाज से ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा फ्लेक्सिबल है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिपब्लिकनिज्म को जो है वो आपका रिस्टोर किया गया है। जो 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट साहब का ओहदा खत्म कर दिया गया था। सो 1982 के अंदर उसको रिज्यूम किया गया, उसको दोबारा शुरू किया गया। तो इस लिहाज से जो आपका रिपब्लिकनिज्म जो वो रिस्टोर हो चुका हुआ है। उसके बाद ये जो स्टेट है वो आपकी फेडरल स्टेट नहीं है बल्कि यूनिटी स्टेट है। इसका मतलब ये है कि फेडरेटिव सॉरी जो कंपोजिट यूनिट हैं जो चाइनीज स्टेट के, उनकी अपनी कोई अलग से गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपकी होती हैं, एक ही सिंगुलर गवर्नमेंट है जो कि पूरे के पूरे चाइना को जो वो रूल कर रही है। और उसके बाद जो है वो प्रोविजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है कि वो आपका क्या है कि जी आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कि जी सरकार करेगी जो काम करेगी। तो आपने देखा कि कोविड के अंदर जो वो बाकी सारे के सारी नेशन जो फेल हो गई, उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी जिस तरह से चाइना ने किया। चाइना की पॉलिसीज को देखते हुए बाकी कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज बनाई। चाइना के लिए वो बिल्कुल जो वो नई चीज थी। तो वो जो वो चाइना का जो रिस्पांस था वो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था, कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट मशीनरी को फौरी तौर पर मोबिलाइज करवाया और उसको जो वो डिफीट किया कोरोना कोविड को। तो वो जो है वो अपनी इन पॉलिसीज को जो सोशलिस्ट पॉलिसीज है उनको जो है वो लेके चल रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर की भी जो उन्होंने थोड़ा बहुत जो उसकी एक्सेप्टेंस उसकी इमरजेंस को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेट काउंसिल है जो कि मिनिस्टर्स की होती है वो रियल एग्जेक्टिव है एंड हाई ऑर्गन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। वो जैसे यूके की कैबिनेट है ना, इसी तरीके से उनकी स्टेट काउंसिल है जिसके अंदर जो वो उनके डेप्यूटीज या जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका वो होते हैं। और उसके बाद ये है कि आपका जिस तरीके से यूके के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो इलेक्ट कर रहा होता है प्रीमियर को या प्राइम मिनिस्टर को, इसी तरीके से अमेरिका के चाइना के अंदर भी जो नेशनल पीपल कांग्रेस है वो अपनी मीटिंग के अंदर जो वो प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है। उसके बाद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, एक ही लेजिस्लेचर है जिसका नाम जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। और मल्टी नेशनल स्टेट है। अब चाइना के अंदर कोई 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और उन सारी की सारी नेशनैलिटीज को जो है वो आपका, जैसे आपको ये पता होगा, आप लोग आजकल काफी खबरों में सुन रहे होते हो, जो उइगुर मुस्लिम्स हैं। तो उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो है वो चाइना जिस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर एक तिब्बत की नेशनैलिटी है। तो इस तरह की 50 के करीब नेशनैलिटीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन सबको एक्नॉलेज करता है कि ये सारी की सारी जो वो नेशनैलिटीज जो वो चाइना में एग्जिस्ट करती हैं, और उनका जो वो ख्याल रखने की भी वो बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये है कि आपकी इलेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी है। इनके जो जजेस हैं वो इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट कहाँ से होते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कर रही होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उसके मेंबर्स को अपॉइंट कर रही होती है। नो जुडिशियल रिव्यूज, जुडिशियल रिव्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करता। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने जो है वो आपका जो कानून बना दिया, अदालत फिर उसको नहीं देखेगी, ठीक है। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस का डिसीजन जो है या जो वर्डिक है दैट इज फाइनल। और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, डेमोक्रेसी है, लोग इलेक्शंस के जरिए आते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग है। तो सारी की सारी पॉलिसी जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही होती है, तो इसलिए उनका जो सिस्टम है उसको डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का नाम दिया जाता है। एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लॉ ऑफ द लैंड है, इसको कहीं पर भी जो वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, इवन अदालतें उसको रिव्यू नहीं कर सकती।
अब अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। साजिद साहब, आपका क्वेश्चन आया हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। देखें, उनके जो सोशलिज्म है ना, उसके अंदर हर पॉलिसी को गवर्नमेंट जो है वो लेके चल रही होती है। प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी स्टेट की, वो स्टेट जितनी उसके नेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। तो हर एक चीज को जो है वो फिर गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है। तो इसने जो वो 1949 से ऑनवर्ड तो चाइना को काफी डेवलप करवाया उनकी इस पॉलिसी ने। बट जो 1966 से लेकर 1975 तक का जो कल्चरल रेवोल्यूशन था, जिसको माओ जेतुंग ने लीड किया, उससे जब वो चाइनीज स्टेट डेवलप होने के बजाय जब वो रिग्रेस करना शुरू हो गई, वो पीछे आना शुरू हो गई। तो वो जो डेंग ज़ाओपिंग जो है, वो जो कि माओ जेतुंग के बाद आए थे, उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो चाइना की जो रिग्रेसिव ग्रोथ है, इसके रीजन सिर्फ और सिर्फ जो आपका स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की जो एंटिटीज थी उनको प्राइवेट एंटिटीज के अंदर जो वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डेमोक्रेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। देखें जी, हमजा, उन्होंने हल्के के इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते। वो पार्टी की सीट्स के ऊपर जो है वो आपका इलेक्शन में compete कर रहे होते हैं। कि लेट्स सपोज के जी, वो पार्टी ना उनकी हायरार्किकल पार्टी है, ठीक है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है और एंड तक जाती है, ठीक है। तो उनकी ये जो कंपटीशन होता है वो हल्के, ऑल दो कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी उस तरह से बन रही होती है, लेकिन वो सीट्स के ऊपर होता है कि पार्टी की जो वो सीट्स के ऊपर जो वो इलेक्शन हो रहे होते हैं। हमजा साहब, मैंने बताया ना कि वो सीट्स के लिए हैं, ठीक है। आप जैसे आप मतलब अगर कह दें कि जी प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, तो उसके लिए इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? किसी भी जो है वो शख्स के ऊपर उंगली रख के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो ऐसा नहीं है। वो इलेक्शन जो है वो आपका, आप उनके निज़ाम को समझे ना। आप हर एक चीज को उसके मेरिट के ऊपर देख रहे होते हैं, अपना मेरिट खुद नहीं बनाते होते हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो उनका सिस्टम इस तरह का है कि जी जो पार्टी की डिफरेंट सीट्स है उसके ऊपर इलेक्शन होंगे। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आपकी हायरार्की है, आप इंशाल्लाह सर्विस में आओगे तो 17 से लेकर 22 तक हर एक सीट के ऊपर जो है वो आपका मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट के बजाय जो वो किस चीज के ऊपर हो, इलेक्शन हो जी, ठीक है। स्टार में ग्रेड के जी वो 380 जो है वो आपके इलेक्ट होंगे 5 साल के अंदर, ठीक है। फिर अगले 5 साल के अंदर जो वो जो डीसी साहिबान है उनके इलेक्शन होंगे। और उसके बाद अगले 5 साल जो वो कमिश्नर साहिबान है उनके इलेक्शन होंगे। उसके अगले 5 साल बाद जो है वो आपके इलेक्शन जो है वो आपके सेक्रेटरी साहिबान के लिए। तो ये इस तरह से है। नहीं नहीं, आप कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती। नहीं साजिद, डेमोक्रेसी से तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। रादर वो लोग ये समझते हैं, वो ये समझते नहीं, सिर्फ क्लेम भी करते हैं कि जो सोशल डेमोक्रेसी है दैट इज बेस्ट डेमोक्रेसी। वो ये कहते हैं कि ये जो दूसरी जो आपकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर जो डेमोक्रेसी है, इसके अंदर तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो वो अमीर आदमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर कोई भी शख्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमजा, अभी आपने सिर्फ उनके सेलिएंट फीचर्स को जब हमने देखा है, अभी उनके जो डिफरेंट चीजें हैं, लाइक उनका नेशनल भी, उनके लेजिस्लेचर को आप देखोगे, प्रेसिडेंट देखोगे, तो फिर मेरे ख्याल है ज्यादा चीजें जो वो आपको समझ आ जाएंगी। अल्लाह करे ना आप आ जाए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमने जितने सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है शायद ही किसी नेशन ने किया हो। तो हमें सिस्टम से ज्यादा ना अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। एक ही पार्टी हो, अल्लाह मियाँ की पार्टी।
दानिया एनपीसी के मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो वो जो है ना, वो हर एक इलेक्शन के अंदर जो उनका नया ही तरीका आ रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर खामोश है। साजिद वो देखें, उनका ना सिस्टम जो है, वो चूंकि वन पार्टी सिस्टम है, हायरार्की है, तो वो फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि सीट्स एंड डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं, तो उसके अंदर जब वो फिर वो लोगों को भी पता होता है कि इसने ये काम करना है, तो ये बंदा ज्यादा सूटेबल है, तो इस तरह से वो जो है वो टेक्नोक्रेट ज्यादा आ जाते हैं। जी उस्मान, पूरा मुल्क ही एक जैसा है। जी आगे चला जाए, या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। जी आगे पढ़े जी। वैसे तो हमने मार्क्सिज्म पढ़ना है, तो मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि उस वक्त आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगा, लेकिन मैं आपको अभी चूंकि आप लोग शायद फंस रहे हैं इस चीज के अंदर, तो मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए जी, जो कैपिटलिज्म है ना, उसके अंदर जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, जो बुनियादी उसूल है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि हर एक शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी एबिलिटी को देखते हुए जितनी दौलत चाहे कमा सकते हैं, जितनी प्रॉपर्टी चाहे बना सकते हैं। रियासत का उसके ऊपर जो वो कोई दखल नहीं होना चाहिए। रियासत अगर कोई काम करेगी, स्टेट अगर कोई काम करेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हद तक करेगी। ठीक है, स्टेट जो है वो आपका, या गवर्नमेंट जो वो रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, वो भी एक लिमिटेड हद तक। और इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब मार्केट फोर्सेस क्या है? वो डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है, तो इनको इकोनॉमी की नेचर को डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये तो है कैपिटलिज्म। ठीक है, इसको ये दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है, और इसको जो मॉडर्न जो कैपिटलिज्म है, उसको एडम स्मिथ ने जो है वो जो है उसको बढ़ावा दिया अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर। और तो इसके मुकाबले के अंदर मार्क्सिज्म है। मार्क्सिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर बिलीव नहीं करता। वो ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी की सारी एक्सप्लॉयटेशन की जड़ है। ठीक है, अब कैपिटलिज्म क्या कहते हैं कि जी अगर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जब आप देंगे लोगों को, ये तो उनको इंसेंटिव होगा कि एक शख्स ने एक फैक्ट्री लगाई है, तो वो क्या करेगा कि उसमें से प्रॉफिट कमा के दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, दो फैक्ट्रियों से प्रॉफिट कमा के तो चार फैक्ट्रियां लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका ही वुड बिकम एन इंजन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कि उसकी फैक्ट्री लगाने से लोगों को जब वो रोजगार मिलेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्लस ये कि ज्यादा उसकी फैक्ट्रियां लगाने से चीजों की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और प्राइस कम हो जाएगी, साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो ओवरऑल सोसाइटी ग्रो कर जाएगी। दिस इज कैपिटलिज्म। इसके मुकाबले के अंदर मार्क्सिज्म जो वो ये कहते हैं कि सारी के सारे मसाइल की जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कि वो जो शख्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो जो उसकी जब बढ़ती है, तो वो सोसाइटी का बेनिफिट नहीं होता, रादर वो उस इंडिविजुअल का बेनिफिट होता है। वेल्थ जो है वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय कुछ हाथों के अंदर जो वो कंसंट्रेट हो जाती है, और जिन हाथों के अंदर कंसंट्रेट हो रही होती है वो बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल वो देते हैं कि जी आपका, लेट सपोज के एक पोइट, वो ये कहते हैं कि जी दुनिया के अंदर हर शख्स जो वो पैसा कमाने के लिए नहीं पैदा हुआ। ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों के अंदर जो वो ये एबिलिटी होती है कि वो पैसा कमाने के अंदर बड़े तेज होते हैं, जबकि सोसाइटी के अंदर सिर्फ पैसा कमाना ही तो एक एक स्किल नहीं है। सोसाइटी को शायर की भी जरूरत है, सोसाइटी को आर्टिस्ट की भी जरूरत है, सोसाइटी को पेंटर की भी जरूरत है, सोसाइटी को साइंटिस्ट भी चाहिए, सोसाइटी को कॉबलर भी चाहिए। ठीक है, तो सोसाइटी को सिर्फ बिजनेसमैन तो नहीं चाहिए, सिर्फ एंटरप्रेन्योर तो नहीं चाहिए। तो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि इन बाकी सारे के सारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। तो मार्क्सिज्म क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सोसाइटी को सब कुछ ओन करना चाहिए। और सोसाइटी जो वेल्थ जनरेट कर रही है, वो कुछ लोगों तक जो वो कंसंट्रेट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उसके बेनिफिट सारे के सारे लोगों को मिलना चाहिए। और सोसाइटी के अंदर लोगों को रिवॉर्ड जो लोगों की एबिलिटीज की बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, नीड की बेसिस के ऊपर होना चाहिए, जरूरियात की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, अब देखें ना कि एबिलिटी के अंदर तुझे वो पैसा कमाना एक एबिलिटी है, कुछ लोगों के अंदर अच्छी होती है, बाकी जो मेरे आप जैसे लोग हैं, आप हो सकते हैं कि बड़ा अच्छा पैसा कमाने वाले हो, मैं तो नहीं हूँ। तो अब जो मेरे जैसा शख्स है,
वो तो जो है वो फंस के रह जाएगा ना, कि उसको तो जो है वो उस तरह से वो स्किल नहीं है, तो ही वुड ऑलवेज फील एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, रिलेटिवली उसको भले जितनी मर्जी उसको फैसिलिटीज आप दे दें, लेकिन जब वो देखेगा कि उसके मुकाबले के ऊपर जो एक और शख्स है उसके पास से वो बहुत ज्यादा वेल्थ है, वो फील एक्सप्लॉइटेड। तो वो कहते हैं कि लोगों को आप उनकी एबिलिटीज के मुताबिक रिवॉर्ड नहीं देंगे, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, बल्कि उनकी नीड्स के मुताबिक। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है, लेट सपोज कि वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर है और वो नासा के अंदर लगा हुआ है, तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। रशिया के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। रशिया के अंदर नीड्स को देखा जाता है कि एक साइंटिस्ट है और उसके दो बच्चे हैं, दोनों बड़े हेल्दी हैं, और तो उनकी लेट सपोज कि उन्होंने सैलरी जो वो 10,000 रखी हुई है, उसके मुकाबले के ऊपर एक कॉबलर है, ठीक है, उसके 5 बच्चे हैं, 5 में से 2 को कैंसर है, तो वो उसको सैलरी कम नहीं देगी, उसको साइंटिस्ट से सैलरी ज्यादा दे देगी, ठीक है, कि इसके बच्चों को कैंसर है, ये जो वो हेल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये जो है वो उनका दरमियान बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। वो कहते हैं कि जिस सोसाइटी को जो वो कलेक्टिवली काम करना है, ठीक है, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी है, क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, सोसाइटी के अंदर से रिच और पुअर का जो वो डिफरेंस खत्म कर देना है, सारे इसके सारे लोगों को इक्वली रिवॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये उनके दरमियान बेसिक डिफरेंस है। समझ आ गया साजिद साहब? बाकी लोगों को भी समझ आ गया? जी हेगल भी पढ़ेंगे सरताज। जैनब सही कह रही है। ये बेसिकली आप चाइनीज जो कोटेशन है ना उसका मजाक उड़ा रही है, बिकॉज चाइनीज में कोटेशन ये है, जैनब जो बात कर रही है। नहीं साजिद साहब, ये जब डेंग जियाओपिंग आए थे ना 1978 के अंदर, 1979 के अंदर सॉरी, तो उन्होंने आके फिर इसी तरह से चाइनीज इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी से लिबरल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया, तो उन्होंने लिबरलाइज कर दिया था। तो अब चाइना के अंदर भी जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, उनके अंदर भी वो भी एक लिबरल इकोनॉमी बन चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो जैनब की मैं उनकी बात कर रहा था कि जैनब जो है वो एक चाइनीज कोटेशन है कि डोंट टीच अ चाइल्ड, सॉरी, डोंट कैच अ फिश फॉर अ चाइल्ड, रादर टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश, ठीक है। कि उससे क्या होगा कि उसको, मतलब ये तो आप रोजाना उसको मछली पकड़ के दे रहे होंगे ना, तो ये उसका मजाक उड़ा रही है जैनब जो है। ओके। अफनान जी, ये हो सकते हैं कि आप सही कह रहे हो। साजिद, ये बड़ा पुराना सवाल है कि जी इंसेंटिव कोई नहीं रहता, ठीक है। तो इसका तो आज से 200 साल पहले जब मार्क्स ही आंसर कर गया था कि देखें, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है जो है ना, वो इंसेंटिव के ऊपर नहीं चल रही, वो सुपरविजन के ऊपर चल रही है, ठीक है। वो जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसने भी फैक्ट्री के अंदर जो है ना वो जगह जगह के ऊपर सुपरवाइजर बिठाए होते हैं, आज जगह जगह के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। तो किसी आप कैपिटलिस्ट सेटअप के अंदर भी आपके ऊपर से वो कैमरा हटता नहीं, तो आप जो सब कुछ हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसके अंदर भी जो है वो आपका इंसेंटिव की बजाय जो वो सुपरविजन के ऊपर वो इकोनॉमी चलेगी। हमजा, आपका जो सवाल है, ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन जो वो 1960s के अंदर जो वो हार्वर्ड स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिस्ट था उसने रेज किया था। वो ये कहते थे कि फंक्शनल इनइक्वालिटी, वो ये कहते थे कि अगर सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी होगी तो सोसाइटी ज्यादा डेवलप करेगी। कि आपका जो अगर डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर होगा ना, तो रिच जो वो कोशिश करेगा कि ये डिफरेंस जो वो ज्यादा से ज्यादा रहे, तो वो डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा करने के लिए क्या करेगा, वो वेल्थ कमाएगा। जो पुअर होगा वो क्या करेगा, कि वो उस डिफरेंस को कम करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल सोसाइटी जो वो ग्रो करती जाएगी, ठीक है। दैट दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज फंक्शनल इनइक्वालिटी। तो ये बहुत बुरे तरीके से 70s में दुनिया में नाकाम हो गया था, बिकॉज आप जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1750 से 1850 तक का जो 100 साल था, उस टाइम जो है वो कोई तकरीबन, अगर आप देखें ना, कि जो दुनिया की 80% वेल्थ थी वो कोई 5,000 लोगों के दरमियान जो वो उनके हाथों में कंसंट्रेटेड थी। अब वो नंबर कम होकर 2,000 हो गया आज के दौर के अंदर, ठीक है। कि दुनिया की 80% वेल्थ जो है वो आपका 2,000 लोगों के पास है, ठीक है। तो वो जो फंक्शनल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो चुका हुआ है।
वो उस तरह से वो एग्जिस्ट नहीं करता कि वेल्थ जो वो ज्यादा हाथों में कंसंट्रेट हो गई है, दुनिया में पॉवर्टी बढ़ चुकी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो दुनिया की वेल्थ बढ़ी है लेकिन पॉवर्टी बढ़ गई है। ठीक है, आप देखें सारे के सारा अफ्रीका जो वो भूखा बैठा हुआ है, लैटिन अमेरिका की क्या सूरत हाल है, एशिया के चंद एक कंट्रीज को आप निकाल दें तो पीछे क्या बचता है, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज ही बचते हैं ना। तो ये जो है वो आपका जो फंक्शनल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, वो यूरोप के अंदर तो शायद किसी हद तक कामयाब रहा, और वैसे उसको भी आई स्टिल डाउट। तो बाकी दुनिया के अंदर तो बहुत बुरे तरीके से वो नाकाम हुआ। शुमाइला 5 रहते हैं। अब आज के दौर के अंदर तो दानिया कोई भी नहीं उस तरह से बचा जो ट्रूली फॉलो कर रहा हो। क्यूबा है, वेनेजुएला है, कुछ चंद एक लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है। लेटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी अमेरिका ने बहुत बुरे तरीके से वहां पे डिफरेंट कॉन्स्पेरेसीज करके सो कम्युनिज्म वहां से खत्म कर दिया होगा। अच्छा जी, आ जाए चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ओके, थैंक यू नया। चले जी, आ जाए स्लाइड। जी दानिया, डेंग जाओपिंग की जो रिफॉर्म्स थी उन्होंने जब वो इस चाइनीज इकोनॉमी को काफी लिबरलाइज कर दिया हुआ। ओके जी, आ जाए जी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाए। तो चाइना की लेजिस्लेचर को देखते हैं जी। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जी, बाई कैमरल नहीं है, इसके 2 हाउसेस नहीं है, रादर एक ही हाउस है। और इसके अंदर जो है वो चाइना के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि चाइना के अंदर जो है वो आपका एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरी की पूरी नेशन को जो है उसको लुक आफ्टर कर रही है, उसकी ख्याल रख रही है। सारी की सारी लेजिस्लेशन एक ही जो है वो कंट्री वो सॉरी एक ही लेजिस्लेचर जो है वो सॉरी एक ही गवर्नमेंट कर रही होती है। ठीक है। और ये जो है वो आपके जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस दैट इज हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट पावर, सबसे ज्यादा पावर जो है इट इज कंसंट्रेटेड इन नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो वो इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, सारे के सारे काम स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस से ज्यादा काम जो है से भी ज्यादा, लेकिन चूंकि वो इसी का हिस्सा है तो इसके ऊपर जो है वो फिर वो लोग यही कह रहे थे कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, बट इन रियलिटी जो है वो इसकी स्टैंडिंग कमेटी जो दैट इज मोर पावरफुल। और उसके बाद जो है वो आपका ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। जिस तरह से यूएस के अंदर जुडिशियल रिव्यू है, पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल रिव्यू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी जो है वो आपका लेजिस्लेशन कर रही होती है, अमेरिका के अंदर जो वो स्टेट लेजिस्लेचर्स, इंडिया के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो चाइना के अंदर ऐसा नहीं है, सारी की सारी लेजिस्लेशन जो वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने करनी है। ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है कि कितने लोग हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका जो है वो इट्स साइलेंट के जी वो इसके मेंबर कितने होंगे और किस तरह से वो सिलेक्ट होंगे या इलेक्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब वो क्या होता है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो इनडायरेक्टली जो वो लोगों को इलेक्ट करके तो जो भेज देती हैं कि लोग प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और प्रोविंशियल असेंबलीज अपने असेंबली के अंदर से लोगों को इलेक्ट करके तो एनपीसी के अंदर या नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर भेज देती है। ठीक है। जो और इसका आपको ये भी पता चलेगा कि हर दफा जो वो इसका नंबर डिफरेंट होता है। मसलन जो 5th एनपीसी थी उसके अंदर कोई 3,456 मेंबर थे। फिर आपका जो मार्च 1998 के अंदर जो एनपीसी थी उसके 2,979 मेंबर्स थे। फिर जो है अच्छा, अब ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो एक फजाई और होती है ना। ठीक है। एक एक्साइटमेंट होती है, पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं। अमेरिका के अंदर तो इससे भी ज्यादा है, इंडिया के अंदर तो गांधी मच जाता है, चाइना के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। इट्स अ साइलेंट अफेयर। ठीक है। लोगों को बहुत कम जो है वो इसके साथ कंसर्न होता है। ठीक है। और चूंकि ये भी जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे होते हैं तो किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है। और उसके बाद अगली जो चीज है कि 2008 के अंदर जो अभी हम बात करें तो इसके मेंबर 3,000 हो गए। तो हर एनपीसी जो है उसका नंबर भी मुख्तलिफ होता है और उसका मोड ऑफ इलेक्शन भी जो है वो डिफरेंट होता है।
और मोड ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है, वो स्टैंडिंग कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है। टेन्योर जिसका 5 साल का होता है, 5 साल के लिए एनपीसी इलेक्ट होती है, और जब एक खत्म हो जाए ना, एनपीसी की टर्म खत्म हो जाए, तो उसके 60 डेज के अंदर, 2 महीने के 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो वो इलेक्शंस करवाने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर जो है वो इलेक्शंस को पुट ऑफ करना हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, चाइना जंग करने लग गए, या कोई और इस तरह की जो है वो अनहोनी चीज हो गई है, तो उसके अंदर इलेक्शंस को पुट ऑफ करना है। तो पुट ऑफ करने का मैंडेट भी जो है वो आपका स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनपीसी है। तो स्टैंडिंग कमेटी एनपीसी की जो है वो इसको पुट ऑफ कर देती है, ठीक है, इलेक्शंस को। और वो जो है फिर इसके अंदर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी जो जब हालात जब नॉर्मलाइज हो जाए, तो इलेक्शन जो है वो 1 साल के अंदर अंदर करवाने जरूरी होते हैं, हालात के नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब इसका सेशन कितनी देर का होता है, 1 सेशन पर ईयर, साल में कम से कम 1 सेशन इसका जरूर होना चाहिए। और जो स्टैंडिंग कमेटी है एनपीसी की, वो इसके सारे सेशंस को कंडक्ट करती है, सारे के सारे प्रोसीजरल मेथड्स को वो देख रही होती है। और स्टैंडिंग कमेटी जो वो एक से ज्यादा सेशन भी जो वो आपका रिकमेंड कर सकती है, तो उसकी रिकमेंडेशन को मानना जो वो जरूरी होता है। और वो जो है वो आपका अगर एक से ज्यादा सेशन रखना है, तो वो अगर 1/5 इसके मेंबर जो वो अगर उसको अप्रूव कर दे, तो फिर एक से ज्यादा सेशन कॉल कर लिया जाता है। और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना साहब का इससे एनपीसी के सेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब है ना, तो वो दोनों हाउसेस को एड्रेस कर सकते हैं, उसको लेटर शेटर लिख सकते हैं, या जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो सेशन कंडक्ट ही एक तरह का खुद करवा रहे होते हैं। तो ये जो है वो अब चाइना के अंदर ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट साहब जो उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। और जिस तरह से 1978 या 82 तक जो हो रहा था ना कि इसके सेशन जो है वो उस वक्त बहुत ही कम होते थे, और मेरा ख्याल है कि शायद 66 से लेकर 75 तक कोई सेशन ही नहीं हुआ था। हाँ जी, जैसे ये लिखा हुआ है, कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर कोई सेशन नहीं हुआ, लेकिन अब इसके फ्रीक्वेंट सेशन होना शुरू हो गए, ठीक है। और इसके फंक्शंस के हैं, फंक्शन से मुराद इसकी पावर्स है, उसको जरा आप एक नजर देख लें। लॉ मेकिंग की, चाइना के अंदर जो कानून बनना है वो एनपीसी बनाएगी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बनाएगी। और जो रिसेस है कि जब इसका सेशन नहीं हो रहा होगा, तो स्टैंडिंग कमेटी जो इसके लॉज बना रही होगी चाइना के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है सप्रेशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और नहीं ये जी कुछ वर्ड गलत लिखा हुआ है, मुझे नोट्स के अंदर देख लेने दें, टाइपो हो गया कोई। एक सेकंड, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चला है। चलें, ये जो टाइपो है इसको मैं फिर बाद में आपको करेक्ट करवा देता हूँ, तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा। एक सेकंड, ये आ गया, फंक्शंस के अंदर है। जी ये सप्रेशन नहीं है, जो सुपरविजन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वर्ड को आप सारे लोग जो वो ठीक कर रहे हैं, सुपरविजन है जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो इन्फोर्समेंट है उसको जो सुपरवाइज करने का जो काम है, वो भी जो वो एनपीसी कर रही होती है। और ये जो इम्पोर्टेंट ऑफिस बेयरर्स है चाइना के अंदर, उनका इलेक्शन भी जो वो एनपीसी कर रही होती है। मसलन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने जो इलेक्ट होना है वो भी एनपीसी करेगी। प्राइम मिनिस्टर जो चाइना का इलेक्ट होना है वो भी एनपीसी ने करना है। स्टेट काउंसिल से मुराद कैबिनेट है, उनकी जो कैबिनेट है उसको वो स्टेट काउंसिल बोलते हैं, जिससे मुराद मेरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो सारे के सारे मिनिस्टर्स को भी जो वो एनपीसी इलेक्ट कर रही होती है। और जो स्टैंडिंग कमेटी के उसके जो मेंबर्स हैं, कुछ 600-700 मेंबर होता है स्टैंडिंग कमेटी का, उसका इलेक्शन भी जो है वो एनपीसी कर रही होती है। फिर जो ऑडिटर जनरल है उसके इलेक्शन भी जो है वो आपका वो एनपीसी कर रही होती है। फिर आपका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके सेक्रेटरी जनरल को भी जो है वो आपका एनपीसी इलेक्ट कर रही होती है। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम पीपल्स कोर्ट जो है, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उसका भी जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन भी एनपीसी के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद जो उनका प्रोक्यूरेटर जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोक्यूरेट जो है,
उसका इलेक्शन भी जो है वो एनपीसी के अंदर हो रहा होता है। और डिसाइड्स अपॉन ऑल मेंबर्स ऑफ मिलिट्री कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इट्स चेयरमैन। जितने मिलिट्री कमीशन जो बन रहे होते हैं, जो कि मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन की जो जितनी भी रिकमेंडेशन है उनका अप्रूवल भी जो है वो एनपीसी दे रहा होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसकी अमेंडमेंट्स हैं वो ये है कि जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो वो 2/3 मेजोरिटी के साथ जो वो एनपीसी अमेंड करेगी। उसके बाद जो अमेंडमेंट के लिए जो प्रपोजल आ रहा होता है वो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो प्रपोजल को मूव कर रही होती है विद 1/5 जो है वो उसकी मेजॉरिटी नंबर के साथ कि 20% जो एनपीसी के मेंबर्स हैं वो उसको उसके लिए वोट कास्ट कर रहे होते हैं। अमेंडमेंट के लिए जो प्रोसीजर जो उसको शुरू कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपकी अगली जो चीज है वो आपकी है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। वो क्या है कि जितनी भी इकॉनमी के हवाले से या सोशल इश्यूज के हवाले से जो प्लानिंग करनी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने वो सॉरी चाइना ने जितनी भी अपनी सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग करनी होती है वो एनपीसी कर रही होती है। और जो लोग हैं उसका इसके अंदर कोई शेयर नहीं होता, वो एनपीसी जो वो सारे के सारे काम कर रही होती है। बजट के हवाले से बजट मेकिंग सारी की सारी एनपीसी का जो है वो आपका पोर्टफोलियो है। और वो आपका गवर्नमेंट उसको प्रिपेयर करती है और प्रिपेयर करने के बाद एनपीसी के सामने रखा जाता है। एनपीसी उसको या तो अप्रूव कर देती है या अमेंड कर रही होती है। और जो नए प्रोविंसेस बनने हैं या ऑटोनोमस रीजन जो बनने हैं उसकी अप्रूवल भी जो है वो आपका एनपीसी दे रही होती है। जो स्टैट्यूट्स है, स्टैट्यूट से मुराद जो आपका इनेक्टेड लॉ है, ठीक है, वो लॉ जिसको इनेक्ट किया जाए, जिसको पास किया जाए, तो वो स्टैट्यूट्स या जो रेजोल्यूशन जो आपकी एनपीसी के अंदर, इससे मुराद ये कि लेजिस्लेशन का भी सारे का सारा काम जो एनपीसी ने करना है। अब प्रोविंशियल बाउंड्रीज के कौन सा नया सूबा बनाना है, पुराने सूबे को तोड़ के कौन से नए सूबे बनाने हैं या पुराने सूबों को मर्ज करके नया सूबा बनाना है, तो ये भी एनपीसी का फंक्शन है। और वॉर की डिक्लेरेशन या पीस की नेगोशिएशन जो है उसका अप्रूवल भी जो वो एनपीसी दे रही होती है। इससे पहले कि हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर जाएं तो आप लोग जो वो एनपीसी के हवाले से अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। जी, द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन। जी, अगर कोई सवाल है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। इकरा, एनपीसी के मेंबर सारे के सारे वो उसमें पार्टी एक ही है। मैंने आपको बताया कि इसमें चाइना के अंदर कोई बाई पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। वो आपने हायरार्की के अंदर ही मूव करते रहना होता है। ठीक है, तो एक ही पार्टी के मेंबर होते हैं। डिटेल्स जो इरफान साहब आपको जहां से मिले वो आप इसमें ऐड कर लें। इसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। इसमें तो कोई आप जो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते या किसी चीज को जो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये काफी हो गया। जितना आप कर लेंगे उतना अच्छा है। चलिए जी, अब हम उसकी स्टैंडिंग कमेटी को देख लेते हैं। इट्स अ परमानेंट बॉडी ऑफ एनपीसी। और इसके अंदर जो इसका चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है और अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके कोई फिक्स मेंबर नहीं होते कि इतने मेंबर्स जो एनपीसी के अंदर होंगे, सॉरी इसकी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर होंगे। और ये एनपीसी को रिस्पॉन्सिबल होती है, एनपीसी को इसने आंसर करना होता है। और इस इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन। इसका जो टेन्योर है
वो उतना ही होता है जितना एनपीसी का होता है। तो एक एनपीसी खत्म होने के बाद जो है वो स्टैंडिंग कमेटी भी खत्म हो जाती है और नई एनपीसी के साथ नई स्टैंडिंग कमेटी आ रही होती है। और एनपीसी जो है इट कैन रिमूव स्टैंडिंग कमेटी इवन बिफोर द एंड ऑफ टेन्योर। ठीक है, वो एनपीसी जो है वो रिमूव कर देती है सारे के सारे मेंबर्स को। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो चीज है, अ, एक सेकेंड जी, या ओके। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो ये है कि पहले तो इसके इलेक्टिव फंक्शंस हैं कि इसने सर्टेन इलेक्शंस करने होते हैं। वो इलेक्शंस किस किस के कर रही होती हैं? मिनिस्टर्स के कर रहे हैं, ऑडिटर जनरल का कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल और स्टेट काउंसिल जो है उनकी। स्टेट काउंसिल से मुराद इनकी कैबिनेट है, तो उसके जो सेक्रेटरी जनरल है उसका भी जो इलेक्शन है वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हो रहा होता है। और अब अगर लेट सपोज के एनपीसी ने किसी शख्स को प्रीमियर इलेक्ट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया, तो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। ठीक है, और उसके बाद ये है कि मिलिट्री कमीशन के मेंबर्स जो है उनका इलेक्शन भी जो वो स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है चाइना की है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोक्यूरेटर जनरल है उसके इलेक्शन भी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। ये सब कुछ वो उस वक्त कर रही होती है जब एनपीसी सेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, एनपीसी का मैंने आपको बताया कि साल के अंदर एक ही सेशन होता है, तो ज्यादा काम उसका जो वो स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। अब लेट सपोज कि एनपीसी का सेशन नहीं है और प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन करना है, तो स्टैंडिंग कमेटी खुद ही कर देगी। ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर साहब का इलेक्शन करना और स्टैंडिंग एनपीसी जो वो उसका सेशन नहीं हो रहा, तो स्टैंडिंग कमेटी खुद ही कर देगी। सो इस लिहाज से स्टैंडिंग कमेटी की जो वो पावर्स बहुत ज्यादा अनलिमिटेड किस्म की है। खास तौर पे जब आपकी जो एनपीसी जो उसका सेशन ना हो रहा हो, तो सारे के सारा काम जो वो स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। ठीक है, अब इसके एग्जेक्टिव फंक्शंस क्या है कि आपका एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो इसने करनी है। जो ट्रीटीज की जो है वो रेटिफिकेशन वो इसने देनी है, या अगर किसी ट्रीटी को एब्रोगेट करना है, खत्म करना है, तो वो आपका स्टैंडिंग कमेटी कर रही होगी। मिलिट्री के लोगों को या डिप्लोमेटिक पर्सनल को कुछ अवार्ड देने हैं, कोई टाइटल देने हैं, तो वो भी स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। क्रिमिनल्स को माफी देनी है, इंडेमनिटी देनी है, तो वो भी ये सारे, एमनेस्टी देनी है, तो ये भी सारे का सारा काम जो है वो एग्जेक्टिव सॉरी स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। अगर एनपीसी सेशन के अंदर नहीं है तो वॉर भी डिक्लेयर जो वो स्टैंडिंग कमेटी करेगी। और ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन जो वो पार्शली करनी है या कंप्लीटली करनी है, तो वो भी पोर्टफोलियो वो स्टैंडिंग कमेटी का है। आपको जुडिशियल फंक्शंस हैं कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, तो इंटरप्रेट करना है, तो वो भी काम सारे की तरह स्टैंडिंग कमेटी खुद ही करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन भी जो वो इसी ने करनी है। मैंने आपको पहले गुजारिश की थी कि चाइना के अंदर चूंकि जुडिशियल रिव्यू नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे की सारी इंटरप्रिटेशन जो है वो एनपीसी ने करनी होती है। एनपीसी का सेशन जो चूंकि बहुत ही थोड़ा होता है, तो वो सारे का सारा काम जो वो स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। उसके बाद अगली जो चीज है वो आपका ये है कि आपकी जो स्टेट का काउंसिल ने या जो उनकी कैबिनेट ने कोई भी लॉ बनाया है, कोई भी रूल बनाया है, तो उसको ओवरराइड भी कर सकती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये जुडिशियल फंक्शंस पर वो कर रही होती है। उसके बाद इसके कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस भी हैं कि जो आपकी सोशल या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका अप्रूवल इसने देना है, बजट का अप्रूवल इसने देना है, और ये सारे का सारा काम जो एनपीसी की एब्सेंस के अंदर कर रही होती है। और एनपीसी जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि सेशन उसका बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, तो सारे का सारा काम जो वो स्टैंडिंग कमेटी कर रही होती है। अमेंडमेंट भी कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर आपका एनपीसी जो है वो सेशन के अंदर नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए एनपीसी को बुलाया नहीं जाता स्पेशली, रादर स्टैंडिंग कमेटी खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर देती है। तो इतनी ज्यादा जो वो वाइड रेंजिंग किस्म की पावर्स जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। उसके बाद आ जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कि उसके वो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज है उसके अंदर। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल भी है कि जो इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं ना उनको प्राइम मिनिस्टर साहब लीड नहीं करते, रादर प्रेसिडेंट साहब खुद लीड करते हैं। और इसका इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब का कैसे होता है कि इसको एनपीसी इलेक्ट करती है। ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है। तो चाइना के अंदर जो प्रेसिडेंट साहब का जो मोड ऑफ इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, और इलेक्टोरल कॉलेज उसका क्या होता है, वो एनपीसी ही होती है।
टर्म जो वो 4 साल की है, और 2 दफा जो है वो कोई दो दफा जो है वो कोई शख्स प्रेसिडेंट बन सकता है। ये शायद शी जिनपिंग साहब जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए एनपीसी ने ये लॉ पास किया है कि वो जो है ही इज प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। वो सब तमाम उम्र जो वो यही प्रेसिडेंट रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस कि शी जिनपिंग साहब जो है वो खुद डिसाइड कर दें कि जी अब वो ऑफिस छोड़ देंगे। तो इसको जरा क्रॉस चेक कर लीजिए, कि मुझे इसके ऊपर डाउट हो रहा था। तो आप में से अगर कोई अभी इसको चेक कर ले तो वो हमें बता दे, तो शायद सबका भला हो जाएगा। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं प्रेसिडेंट साहब की, कि प्रेसिडेंट साहब को जो है एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब की फॉर्म के अंदर भी जो है वो सर्व कर रहा होता है। और फॉरेन स्टेट्स के साथ जो जितनी भी कोरिस्पॉन्डेंस होनी है, दैट इज ऑल कंडक्टेड इन हिज ओन नेम। और एम्बेसडर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट साहब ने करनी है। जो ट्रीटीज की जो रेटिफिकेशन है, ये जो कंक्लूजन है, वो प्रेसिडेंट साहब जब कर लेंगे तो उसके बाद जो वो एनपीसी उसको जो वो रेटिफाई करती है, एनपीसी ना हो तो स्टैंडिंग कमेटी कर देती है। लेकिन वो यूजली प्रेसिडेंट साहब की लाइन को टो कर रहे होते हैं। जो स्टैट्यूट्स को जो प्रोमलगेट करना होता है, जो जारी करना होता है, जो शुरू करना होता है, कि जो भी लॉ एनपीसी ने या उसके स्टैंडिंग कमेटी ने बनाया है, उसको राइज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो वो प्रेसिडेंट साहब का होता है। और फॉरेन डिप्लोमेट्स जो बाहर से आ रहे होते हैं, जैसे ये अभी हमारे यहाँ से पाकिस्तान से अगर कोई जाए तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जब वो खुद उससे मिलते हैं। अगर मार्शल लॉ लगाना है तो वो भी प्रेसिडेंट साहब का जो वो इख्तियार है। और स्टेट मेडल्स और टाइटल्स ऑफ ऑनर्स जो है वो भी प्रेसिडेंट साहब के हाथ से जो वो लोगों को दिए जाते हैं। और वॉर की डिक्लेरेशन जो है उसको फाइनल जो सिग्नेचर करते हैं, रिकमेंड जो है वो आपकी एनपीसी कर रही होती है, फाइनल रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आ रही होती है। और मोबिलाइज ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन जो है वो भी फाइनली प्रेसिडेंट साहब ने करना होता है, उनके साइन के साथ जो वो ट्रूप्स जो है उनके ऑर्डर के साथ जो वो ट्रूप्स मूव कर रहे होते हैं। और स्पेशल पार्डन जो वो अगर क्रिमिनल्स को उनका दिल करे तो वो भी वो माफ कर सकते हैं। और उन्होंने फिर जो अपॉइंटमेंट्स करनी होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब की, मिनिस्टर्स की, स्टेट काउंसलर्स की, ऑडिटर जनरल की, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट काउंसिल, इन सब की अपॉइंटमेंट के ऊपर सिग्नेचर भी प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो ये जी चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रीफली हमने उसको देखा है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क, जो कोई भी सवाल है। ओके ओके, चले किरण, थैंक यू वेरी मच जी। ओके जहानूर, थैंक यू। जी शी जिनपिंग साहब जो है वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है। इरफान साहब, क्वेश्चन जो है ना वो एक तो कंपैरिजन का, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो एनपीसी है इसका कंपैरिजन जो है अब वो अमेरिकन कांग्रेस से किया जा सकता है, इसका कंपैरिजन जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ किया जा सकता है। या जी अमेरिका चाइनीज प्रेसिडेंट का कंपैरिजन अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब के साथ किया जा सकता है। या जो स्टैंडिंग कमेटी है चाइना की, एनपीसी की, उसका कंपैरिजन जो है वो यूएस सेनेट के साथ किया जा सकता है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आपका डायरेक्टली क्वेश्चन कर लिया जाए एनपीसी की पावर्स के ऊपर, एनपीसी की फंक्शंस के ऊपर, चाइनीज प्रेसिडेंट साहब की पावर्स के ऊपर जो है। तो इस तरीके से ये आपका सवाल किया जा सकता है जी, कंपैरिजन आता है। तो इसलिए बेस्ट तरीका जो है ना वो आपका ये है कि अभी मैं आपको वो चार्ट अपना शेयर कर दूंगा। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम से पहले पहले तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। अभी मैंने लेजिस्लेचर का तैयार कर लिया है, और नेक्स्ट वीकेंड के वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों के लिए एग्जीक्यूटिव का जो वो एक चार्ट जो वो तैयार कर लूंगा। और उसके बाद जो है वो अगला जो है